तो भाई बाकी जो आने वाले 2034 तक पीने का पानी 70% कम हो रहा है और ये पूरा वेस्ट उठ के या तो लैंडफिल में जा रहा है या वाटर पोल्यूशन में जा रहा है, तो उस पर कौन बात करेगा। हम 80% पानी को फिर से रीयूज कर लेते हैं क्योंकि इसमें फाइबर में कोई लिग्निन नहीं है, ये ऑफ वाइट फॉर्म में आता है। जो ये 1700-1800 करोड़ रुपए की कंपनी लगा के वुड पल्प से ब्लीच करके लिग्निन हटा के प्रोसेस के बाद वो पेपर लेके आते हैं, 80 रुपए किलो बेचते हैं। मेरा पेपर हैंडमेड होने के बाद भी 55 रुपए किलो का है। और मैंने ये देखा फाइबर्स के लिए क्या कैसे कैसे मशीनें बनती हैं। मैंने फिर एक चिकन लिया बच्चा, उसको मैंने पूरा रेशियो वाइज बड़ा किया, उसके फेदर्स को कैसे कैसे बड़ा होता है। फिर मैंने 3 रोलर सेग्रीगेटर बनाया, जहाँ पर आप टेक्सटाइल देख लीजिए, आप एमडीएफ या वुड की देख लीजिए, फिलर ओरिएंटेड कंपनीज देख लीजिए, फार्मा की कंपनी देख लीजिए। उनको पैकेजिंग के लिए भी तो पेपर चाहिए, इनको इंसुलेटेड फाइबर चाहिए, फैब्रिक चाहिए। आपको सब कहाँ से आप मंगा रहे हैं? आप चाइना से मंगा रहे हैं, आप चाइना से कम्पिटिट कर रहे हैं। इंडिया के पास वो सारी चीजें हैं। आप एक सिटी के लिए हमें 25 लाख रुपए दे रहे हैं, यहाँ से कचरा उठाओ और मॉडल सेट करो। 80-80 करोड़ रुपए एक सिंपल छोटे से जिले के लिए सफाई के लिए आपने पास करा रखें, और आपको ये समझ ही नहीं है कि ये फाइबर किस चीज के लिए बनेगा। कभी कभी मुझे लगता है कि अगर मैं इंडिया की जगह यूएस या यूरोप में होता या और दूसरी कंट्री में होता, तो शायद आज वहाँ पे जो सस्टेनेबिलिटी और जो रिसाइकलिंग को लेके, अपसाइकलिंग को लेके, लाइवलीहुड को लेके काम के लिए वो लोग काम कर रहे हैं, तो इंडिया में मुझे लगता है सिर्फ बातें हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे दर्शकों का। मैं भारत हूँ के नए एपिसोड में, और आज हम जिन शख्सियत के साथ हैं उनके बारे में हमने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, उससे शुरुआत करते हैं आपके इंट्रो से पहले। तो आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार, सोचने वाले और चेंज मेकर हैं जो कपड़ों के पार, कल्पना के पार सोचने लगे, और जिन्होंने इंडिया को एक नई सोच दी कि हर कचरे के पीछे एक कल्पना छुपी है। थैंक यू। और हर फाइबर में एक फ्यूचर छुपा है। हाँ। राधेश अग्रहरी जी, इन्होंने सिर्फ कपड़ों को फैशन नहीं बनाया, बल्कि एक रेवोल्यूशन बनाया। और गोल्डन फेदर्स, जो इनकी कंपनी का भी नाम है, उनका सपना नहीं, भारत की मिट्टी का ये हम जानते हैं कि एक मैनिफेस्टो भी है। तो आइए स्वागत करते हैं गोल्डन फेदर्स के फाउंडर एंड डायरेक्टर, जो एक सस्टेनेबिलिटी एडवोकेट भी है, और who is also the creator of the sixth fabric, a visionary design entrepreneur with a soul-led mission to transform waste to wonder। आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you अग्रहरी so जी, much। आपका पहला तो मेरा ये सवाल रहेगा कि आपके पहले नाम और अंतिम नाम दोनों का ही मतलब समझाते हैं। राधेश, राधेश मेरी मॉम का नाम राधा और पिताजी का नाम दिनेश। तो मम्मी पिताजी ने दोनों राधेश दोनों- समन्वय करके राधेश लिख दिया। तो हम्म, और अग्रहरी, अग्रहरी मतलब यूजुअली हम लोग बनियों में आते हैं सर। तो अग्रहरी मतलब यूपी में जैसे अग्रवाल कास्ट होती है, वैसे अग्रहरी। सर, शुरुआत करते हैं आपकी कंपनी से, क्योंकि ये बड़ी कमाल की चीज कर रही है। जहां हम भारत, विकसित भारत की बात करते हैं 2047, जो पीएम मोदी जी भी बात कर रहे हैं, जो एक विजन है कि आ, अगली सदी और अगली कुछ सदियां ऐसी गोल्डन या सुनहरी सदियां हैं, जहां शायद भारत के पास बहुत अरसों बाद एक ऐसा मौका मिला है कि हम ग्लोबल मैप पे शाइन कर सकते हैं। तो मैं फोकस लाना चाहता हूँ, यहाँ कुछ चीजें पड़ी हैं उनमें जो हमारे दर्शक देख रहे हैं। कुछ फैब्रिक यान, मुझे पाउच बना दिख रहा है, कुछ मुझे लग रहा है कॉटन यान है, कुछ यहाँ नोटबुक्स हैं जो दिख रही हैं नॉर्मल नोटबुक्स, और ये मैं आपको वादे के साथ कहता हूँ ये नॉर्मल नोटबुक्स नहीं है। और एक पैकेजिंग मटेरियल जो मुझे लग रहा है कि बड़ा ही हैंड वूवन है। आ, मैं अपने दर्शकों को बताता हूँ, ये नॉर्मल नोटबुक नहीं है, इट्स वेरी हैंड वूवन, वेरी वेरी elite looking with a great finesse, looks like a global product। और इसमें कपड़े भी दिख रहे हैं मुझे, कुछ कागज का वर्क भी दिख रहा है, ये न्यूज़पेपर से भी और कुछ न्यूज़पेपर्स भी दिख रहे हैं। कमाल है। तो अग्रहरी जी, हम चाहते हैं कि आप इन प्रोडक्ट्स के बारे में हमारे दर्शकों को और बताएं। इससे पहले ये क्या है?
इससे पहले मैं एक आप लोगों से ही एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हम्म। आप लोग वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन? मैं नॉन वेजिटेरियन आप नॉन वेजिटेरियन, आप? सर मैं भूखिटेरियन हूँ, हाँ हाँ, जब भूख लगती है तब खा लेना। मतलब यानी आप यू ईट नॉन वेज, राइट? नहीं सर, मैं खाना खाता हूँ। अच्छा हाँ, जो देते। अच्छा। बट तो बिफोर वी गेट इनटू एनीथिंग, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं इनकी थोड़ी सी एजुकेशनल हिस्ट्री बताता हूँ हाँ, और कुछ मेरे को आपकी बातों से बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। बताइए। मैं इस पे जंप करने से पहले मैं आप चाहूंगा थोड़ा सा आपके बारे में हम समझें। यू स्टडीड, आपने फैशन टेक्नोलॉजी पढ़ी हाँ, मैंने निफ्ट मोहाली से, वहाँ से मैं पास आउट है ना? मैंने, और उसके बाद मैंने 1 साल जॉब करी। हाँ, फिर आपने कुछ क्राफ्ट्स में भी आपका कुछ 3 साल फिर का मैंने कोर्स रहा। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, भारतीय शिल्प संस्थान, हम्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिज़ाइन हम्म जयपुर में है, जो कि ICAD, IICD, IACD। जो कि एशिया पैसिफिक का सबसे बड़ा क्राफ्ट का कॉलेज है। ओके। और मतलब एक ही कॉलेज है जो कि इंडिया के पूरे क्राफ्ट को बचा के रखा हुआ है। नहीं, अब तक तो क्राफ्ट खत्म ही हो जाती इंडिया। तो और एक चीज आपसे बात करते करते अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात सुनी, आप कह रहे थे कि आप बहुत रीडिंग में सक्षम नहीं थे एंड देन यू हैव somebody जो बहुत पढ़ता है। दैट जर्नी आई थिंक इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, ये मतलब मैं आपको बताऊं कि कनेक्ट करें। निफ्ट में सॉरी। कि टेक्सटाइल साइंस में हम्म श्वेता मैम और तरनजोत मैम करके 2 मैम थी। हम्म तो मैं क्या था श्वेता मैम और तरनजोत मैम, ये हाँ, आपके लिए अच्छा, हमारे दर्शक हैं। हाँ, तो वो नहीं, और जब मैं गया तो कॉलेज में पहली बार जब मैं गया फैशन कॉलेज में, तो मैं एक नॉर्मल पैंट, वाइट शर्ट, काला जूता और काला चश्मा। हमारे यूपी का यही फैशन है मतलब। तो वहाँ पे सब लोग बोले कि अरे ये यूपी का भैया कहाँ से आ गया इधर आ। मेरे को तो मतलब मुझे ये था कि हाँ, ड्राइंग्स अच्छी थी, मैथ्स अच्छी थी, साइंस अच्छी थी। तो एडमिशन हो गया। तो एडमिशन हो गया, खींच के एडमिशन हो गया। बट जब वहाँ गए तो वहाँ देखा कि पूरी लाइफ चेंज हो गई, यू टर्न लाइफ में मिला। क्योंकि जब मैं मतलब मेरी स्कूलिंग मतलब गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से हुई थी, घर में सब डॉक्टर थे और घर वाले ही डॉक्टर बनाना चाहते थे। तो जब मैंने, हम्म पापा ने बोला कि बेटा चलो डॉक्टर ही करते हैं, मतलब तुम भी डॉक्टर बन जाओ, MBBS बन जाओ, तो एक घर की लेगेसी है, उसको आगे लेके जाओ। मैंने कहा नहीं, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, और मुझे साइंस मैथ्स में अच्छे होते हुए सो हाँ, नहीं, इंटरेस्टिंग। मुझे मुझे मतलब मुझे डॉक्टर पसंद नहीं है, मैंने बोल दिया सॉरी। तो ये घर वालों के लिए बड़ा शॉकिंग था कि अरे ये डॉक्टर नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा। यहाँ कहानी हमारी सिमिलर है, मैं आपको ऑफ कैमरा बताऊंगा। तो फिर ये हुआ कि चलो पहुंचो, तो गए। मतलब मैंने उससे उससे पहले मतलब मुझे थोड़ा बहुत ये नहीं था, आइडिया नहीं था कि कैसे निफ्ट का पेपर, NID का पेपर, ये सब देते हैं। तो उससे पहले मैं AFS गया, वहाँ पे अतुल सर थे, उन्होंने भी बड़ी हेल्प करी मेरी। मतलब ऐसा था कि 2-3 चीज़ें मेरी फैमिली में भी ऐसा रहा कि मतलब मेरे को बहुत सारी चीज़ें स्ट्रगल वे में मिली। ओके। तो उन लोगों ने समझा और चीज़ें करी। फाइनली मैं निफ्ट गया, वहाँ पर मुझे पता लगा कि मुझे टेक्सटाइल साइंस आती नहीं थी, और ये ना कोई फैकल्टी मुझे ग्रेस मार्क दे के पास कर देती कि चलो ठीक है, ये काम अच्छा है। तो एक 2-3 दोस्त थे जो मेरी कॉपी वॉपी लिख देते थे ना, बट ओवरऑल। बट जब मैं IICD आया तो मैंने, जो मैं बताऊँ, IICD आया तो ये था कि पापा ने कहा बेटा डॉक्टर तो बने नहीं हो, और आप डॉक्टर PG में तो पैसे खुद कमाने पड़ते हैं, PG में पैसे मिलने लगते हैं, तो बेटा अब तुम नौकरी भी करो और PG भी करो। तो मैं बालाजी ओवरसीज करके कंपनी थी, मैं वहाँ पे मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे मैं फ्राइडे इवनिंग में बैठ जाता था और आगरा जाता था, जयपुर से आगरा, वहाँ पे काम करके फिर मंडे कॉलेज। तो मतलब पर डे वो तब 1000 रुपीज़ मिलता था, मतलब बहुत अच्छा क्या था। उम्र थी तब आपकी? रही होगी 22 साल, 22 साल, 22 साल रही होगी, 20-22 साल रही होगी। तो बस फिर वहीं से कॉलेज में ही एक क्लास आई कि ये ये कंपनी कैसे स्टार्ट हुई। हम्म तो एक करंट प्रॉब्लम पे काम करना था, तो कई सारे बच्चों ने, जैसे सैनिटरी नैपकिन्स, प्लास्टिक, न्यूज़पेपर, और भी बहुत सारे वेस्ट जो कि टेक्टाइल और टेक्सटाइल से रिलेटेड वेस्ट थे। किसी ने टायर ले रखा था, किसी ने तब रखा। तो सब ने ऑलमोस्ट, बहुत सारे बच्चे थे और उन्होंने सब ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर रखे थे कि ये ग्लोबल वार्मिंग का ये रीज़न है, लैंड पॉल्यूशन का ये है। और लक्ष्मी मूर्ति की क्लास थी, बहुत ही मतलब टफ लेडी, मतलब क्या गया, मतलब सल्यूट, इन्होंने इस चीज़ को बनाया। उन्होंने कहा
क्या तुम्हारा टॉपिक क्या है, तुम लेट क्यों थे? तो मैंने कहा मैं तो नौकरी करने गया। चलो गेट आउट, कल लेके आना फिर से। कल आया तो अगले दिन फिर, मतलब मेरे पास टॉपिक नहीं था, पूरे दिन सबसे टॉपिक पूछता रहा। तो ऐसे करके उन्होंने फाइनली, शाम को मैं गया, मुझे भूख लगी थी, मैं चिकन शॉप में गया, मैंने कहा 1 केजी चिकन दे दो। तो वहाँ से मुझे एक रेशियो पता लगा कि, और जब मैंने ये फाइंड आउट किया तो ये बिल्कुल सच था कि अगर आप 1 केजी चिकन लेने जाओगे तो आपको 650 ग्राम चिकन खाने वाला मिलेगा और 350 ग्राम वेस्ट। तो इसलिए आप पूछ रहे थे वेज नॉन वेज। पॉइंट पे रुकना चाहता हूँ क्योंकि हमारे दर्शक अभी सोच रहे हैं कि एकदम से हम आईएससीडी और 22 साल की उम्र में जो जना आगरा और जयपुर के बीच में काम करके पहली बार पैसे कमाता है, ये कहानी चिकन की तरफ कहाँ चलेगी। तो मैं 1 सेकंड के लिए रोकता हूँ और चिकन का एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। हाँ, तो दर्शकों के लिए अब ये कहानी जा रही है एक बड़े ही इंटरेस्टिंग मोड पे, तो आप बने रहिएगा क्योंकि अब हम जा रहे हैं चिकन बोन्स टू क्रिएटिव ब्रेक थ्रू के जोन में। और मेरे घर यहाँ पर एक कलाकार ने बड़े ही इनोवेटिव तरीके से किसी वेस्ट प्रोडक्ट को, जिसमें किसी का ध्यान नहीं जाता, उसको एक सेलेबल प्रोडक्ट की कहानी के बारे में सोचने का विजन दिया। हाँ। अब शुरुआत करें। तो जब मैं चिकन शॉप में गया तो वहीं पर मेरे को मिल गया कि क्या इसमें हमने कहा 140, मुझे याद है 140 130, उस वक्त तो मुझे पैसे गिन के मिलते थे। 140 में 650 ग्राम चिकन, बाकी कहाँ गया? तो कहते वेस्ट है उधर। मैंने कहा उसको भी डाल दे वेस्ट। जैसे ही उसने बोला वेस्ट, उनको अरे मिल गया मुझे वेस्ट, मैं लेके चलता हूँ। टॉपिक मिल गया। टॉपिक नहीं मिला, टॉपिक तो था ही नहीं, उसने बोला वेस्ट, मैंने कहा डाल दे। अब क्योंकि मुझे 2 दिन से निकाला दिया जा रहा था तो मैंने कहा ये अब मैं कॉलेज लेके जाऊंगा, ठीक है। तो और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि उस ब्लैक पॉलिथीन में क्या होने वाला है। मैंने उसको बढ़िया अपने बाइक में डाला, लेके मैं घर में गया, चिकन बनाया, खाया, सोया, सुबह टाइम से पहुंच गया। मैंने कहा "भाई, मेरे पास तो ये है"। तो सब कह रहे हैं किस किस में काम कर रहे हो? मैंने कहा मैम मैं चिकन वेस्ट में काम करूंगा। चिकन वेस्ट दिखाओ क्या होता है। खोला तो इतना स्मेल और उसमें कीड़े पड़ गए थे। 2-3 लोगों ने वॉमिट किया और फिर भगा दिया गया मुझे। मैंने कहा यार वेस्ट भी ढूंढ के लेके आए हैं। तो जब मुझे भगाया गया तो पूरी क्लास थोड़ा सा हंस दी। तो मैंने कहा नहीं अब तो इसी वेस्ट में काम करेंगे। मैंने वेस्ट को फिर गया फेंका मैंने उसको, फिर लेके आया, फिर चिकन शॉप गया। मैंने कहा भाई ऐसा कर, ये हटा दे, तू केवल फेदर फेदर दे दे। मैंने सिर्फ कोशिश ये करी कि नॉर्मल जो कैमलिन के और 2-3 ब्रांड्स के कंपनी होते हैं, उसमें क्या होता है वो उनका जो फाइबर होता है वो मैनमेड होता है, सिंथेटिक होता है। और क्योंकि क्राफ्ट में पेंट ब्रश का बहुत बड़ा काम है तो मैंने सोचा मैं पेंट ब्रश बनाऊंगा। कोई आइडिया नहीं था। मैं लक्ष्मी मूर्ति को ये बता रहा था कि इसमें वाटर एब्जॉर्बेंसी बहुत अच्छी है, जस्ट क्योंकि मैं टेक्सटाइल का था तो नॉर्मली मैं कंपैरिजन कर रहा था कि ये जो मैनमेड फाइबर है उसमें एक डिप में एक स्ट्रोक जाता है, और ये फेदर है इसमें देखिए कितना अच्छा स्ट्रोक आता है, एक, फिर मैं कह रहा हूँ 2-3, मुझे आइडिया नहीं है 3.5। मैंने कहा अरे इसमें तो वाटर एब्जॉर्बेंसी बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा पेंट ब्रश बन सकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है डन, तुम काम करो। फिर जब हमने रिवर्स में, जब हमने पूरी माइंड मैपिंग करी, सारी चीज़ें करी, तो तब पता लगा कि 2011 में दिल्ली एनसीआर और यूपी दोनों मिला के 3 लाख करोड़ टन कचरा, 3 लाख करोड़ टन कचरा पानी में जा रहा है। उसमें से 32.17% जो वेस्ट है वो बूचरी वेस्ट। करीब 1 लाख करोड़ टन इतना वेस्ट है इंडिया के साल का। टोटल एड्रेसेबल मार्केट पकड़ते हैं। अरे वो आपने- इंडिया में के आपने टोटल वेस्ट मार्केट पकड़ लिया। सर इंडिया के वीसी से मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, तो कई लोगों के जो बाबा जी लोग हैं वो मना कर देते हैं कि चिकन में नहीं आना, पर हाँ ये है कि इससे ज़्यादा अच्छा गल्फ कंट्रीज हैं जहाँ पे इस चीज़ का रिस्पॉन्स है। तो फिर ये जब नंबर्स आए तो ये हुआ कि नहीं, एक बार फिर से गूगल नंबर सही नहीं बताता कभी कभी। तो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का मैं गया, कई सारे वेटरनरीज डॉक्टर से मिला, ये सारी चीज़ें मिली। तो उन्होंने कहा कि आपको अगर नंबर्स जानने हैं तो आप ये देखिए रेशियो, हर स्टेट का गवर्नमेंट का एक रेशियो है कि भाई दिल्ली में 65% है, तेलंगाना में 98% है,
कोलकाता में 92% है। तो इतना ये चिकन खाने का रेशियो है। पॉपुलेशन रेशियो 355 दिन चिकन कटता है, पर डे कितना चिकन फाउल है अगर आप ये करेंगे तो आपको एक एग्जैक्ट नंबर या आसपास के नंबर पता लगेगा। तो उस वक्त जब पता किया तो 2012 में दिल्ली में तकरीबन 10 लाख मुर्गा चाहिए होता था प्रतिदिन। प्रतिदिन, 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन में। आज 2 करोड़ 22 लाख है। तो 10 लाख 60% खा रही है करीब। नहीं, मतलब 10 लाख पॉपुलेशन, हम 60.5% एवरेज का, एवरेज। जहां पर 65% लोग नॉन वेजिटेरियन है, पर कोई संडे खाता है, कोई मंडे खाता है, हमने कहा कोई मछली एवरेज खा रहा का है, कोई कुछ खा रहा है। पर उसमें भी 10 लाख का एवरेज का था। तो अगर 1.75 करते हैं तो करीबन 17 लाख लोग, 17 लाख किलो मुर्गा आ रहा था, उसका वेस्ट कट रहा था। 17 लाख केजी अगर रोज कट रहा है, उसमें 350 ग्राम वेस्ट हो रहा है, तो 355 दिन कटा तो कितना हो गया? बताइए नंबर। मतलब अब मेरे को कैलकुलेटर चाहिए। हाँ, तो roughly। तकरीबन अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली एनसीआर की, इधर 60 किलोमीटर के एरिया में, तो मैसिव नंबर्स, चलिए वैसे बहुत नंबर्स, बड़े नंबर्स। छोटे नंबर्स बताते हैं कि फिर भी ना करते करते हमने ये देखा, हमें ये पता है कि हमने उससे वो फेदर निकालेंगे, 7% फेदर निकालेंगे। अगर हमने सिर्फ दिल्ली के, उस वक्त हमें कॉलेज में ये आइडिया है कि अगर मैं दिल्ली के केवल फेदर को निकाल देता हूँ और उसकी रुई में कन्वर्ट करता हूँ, तो 2700 करोड़ रुपए की मैं रुई बेच ले जाऊंगा सालाना। सालाना। और जब ये डिजाइन मेथडोलॉजी में ये पता लगा, तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं फाइबर पे काम करूंगा। मुझे मेरा आइडिया मिल गया, लाइफ डायरेक्शन में। मुझे डायरेक्शन मिला कि मुझे इस फाइबर में काम करना है। अब फिर मैंने फाइबर साइंस पढ़ना शुरू करी, और मैंने देखा कि फाइबर एक्चुअली में कॉटन को 1/90 काउंट तक आने में 2000 साल लग गए। तो पर वो टेक्नोलॉजी थी कि कैसे कॉटन को रिंग स्पिनिंग में कैसे होता है, हैंड स्पिनिंग में कैसे होता है, एयर जेट में कैसे होता है। पर मैंने वो टेक्नोलॉजी पढ़ी, वो टेस्टिंग पढ़ी, मैंने फाइबर इस फेदर में मैंने हर वो तकरीबन बहुत सारे टेस्ट किए। उससे पहले का प्रोसेस मैं बताऊं कि जब ये कचरा उठाने में गया, मतलब ये तो था ही, पर जब मैं कचरा उठाने गया तो उस कचरे में करीबन 2-2.5 लाख मक्खियां होंगी कम से। मैंने कचरे में हाथ डाला और मैंने वॉमिट कर दिया इतना, क्योंकि और जो बूचर हाउस वाला था उसने भी बोला कि भाई मैं उठा के नहीं दूंगा, एक बार ये इस डब्बे में गया तो मैं उठा के नहीं दूंगा, इतना वेस्ट था। तो फिर ये हुआ कि इस कचरे को उठाने लायक, छूने लायक कैसे बनाया जाए। सैनिटाइजेशन प्रोसेस पढ़ा मैंने, जितने भी हम केमिकल यूज कर रहे थे, तो पता चला कि सैनिटाइज तो हो रहा था, पर फेदर की डंडी मिल रही थी और फाइबर नहीं मिल रहा था, चला जाएगा, सब गल जा रहा था। मतलब हम ब्लीच भी यूज कर रहे हैं, हम जो भी केमिकल यूज कर रहे हैं वॉशिंग में, उसमें सिर्फ डंडी दिख रही थी, ये फेदर नहीं था, बाकी सब कुछ था। तो ये था कि हमारा काम ही फेदर फाइबर से है, तो मतलब इसको, तो मैंने करीबन 4-4.5 हजार तरीके अपनाए होंगे कि इससे इसको धुला कैसे जाए, उसका ब्लड कैसे निकला जाए। यानी नॉर्मल वाइट कपड़े में अगर ब्लड का स्टेन लग जाता है, शर्ट फट जाएगी, आप स्टेन नहीं जाएगा। स्टेन नहीं जाएगा। मैं इसको सिंगल वॉश में धोता हूँ, वो भी नेचुरली। 4-4.5 हजार तरीके आपने ट्राई किए। बहुत मतलब ऐसा रहा कि फिर तो कॉलेज में अगर नहीं दिखाते तो फेल हो जाते। तो ये था कि मतलब कि आईसीडी में अगर पास होना है तो लक्ष्मी मैम लक्ष्मी मैम तो चली गई थी, बट आईसीडी में मैंने ये बोला कि अब मेरा यही मेन प्रोजेक्ट है। अगर आपको होम फर्निशिंग में बना के देना है, मैं इससे बना के दूंगा। आपको कोई भी चीज बनानी है इसी से रिलेटेड, दिस फाइबर उसमें रहेगा। आप कोई भी प्रोडक्ट बनवा लीजिए। ऐसे करके मैंने इस फाइबर को अलग अलग तरीके से मैंने इसको चालू किया। तो ऐसे करके फिर मैं धीरे धीरे मेरा कभी ये नहीं था कि मैं धागा बनाऊं, ये धागा बनाऊं, क्योंकि मेरा शुरू से था कि मैंने रॉ मटेरियल ओरिएंटेड कंपनी बनानी है मुझे। ओके। इंडिया में मैंने क्राफ्ट को बहुत करीब से देखा है, और क्राफ्ट के आर्टिजन्स को बहुत करीब से देखा है, और सारा खेल कच्चे माल का है। आपको मतलब इंडिया में कहते हैं 3 चीज़ें नगद का धंधा है, सोना, मतलब मेटल में सोना, कपड़े में सिल्क, और फाइबर में, मतलब कच्चा माल में फाइबर या नगद का धंधा है। ओके। बाकी अगर धागा भी बनाना है तो आपको कॉटन चाहिए, आपको सिल्क बनाना है तो पल्प चाहिए, कोकून वाला वो चाहिए। कोई भी फाइबर है वो नगद का, रॉ मटेरियल हमेशा नगद का धंधा होता है। अगर आपको अपनी कंपनी करनी, पहले रॉ मटेरियल तो खरीद लो फिर बनाएंगे।
तो फोकस में शुरू से था कि मुझे पेपर बनाना है, हम्म, बट कई बार ऐसा हुआ कि मैंने कहा ना, इंडिया जितना कर्म प्रधान देश है उतना धर्म प्रधान देश है, पेपर बन ही नहीं सकता, क्योंकि आज तक प्रोटीन फाइबर का पेपर नहीं बना, 100% प्रोटीन फाइबर का ओके, पेपर नहीं बना। तो मैंने कहा नहीं, मुझे पेपर पे काम करना है, बट कई सारे मेंटर्स जो हमें सपोर्ट कर रहे थे सारी चीज़ें, कि नहीं राधेश, आप इसके फाइबर से यान बनाओ, क्योंकि इसमें 12% यान ही था। तो फिर इसके लिए मैंने क्या किया, बहुत मतलब मैं बहुत जम कर रहा हूँ। तो जब मेरे पास फाइबर आया, मैंने धुलने की तकनीकी मैंने देखा कि नहीं, ऐसे धुलेगा, सारी चीज़ें होगी। फिर ये हुआ कि इसको छुएगा कौन, क्योंकि बहुत सारी कम्युनिटी है, अरे पाकड़ो है, मैं नहीं छूऊं, करेक्ट है, बहुत है। बिल्कुल कि मैं छूऊं ही नहीं, अरे मेरे बाबा जी नाराज हो जाएंगे, मेरे ये नाराज हो जाएगा। मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी समस्या है। मैंने फेदर इतनी मुश्किल से फेदर धुला, इसकी रुई कौन निकालेगा। तो मैं क्या, रात में ना फ्रस्ट्रेशन में मैं फेदर्स को नोचता था कि फेदर्स को कैसे फास्ट नोचा जाए। आजकल मतलब मेरे को पता है कि ऐसे करके ऐसे डरा निकाला पूरा फेदर, ऐसे 2 पॉलीथिन में। मैं झालावाड़ गया, मैंने ऐसे ही ट्राई फिट इंडिया में, मतलब पैसे भी नहीं, पापा ने बोला बेटा मेरे पास 3-4 हज़ार रुपए है, अगर ले लो तो ले लो, नहीं बेटा नौकरी करो। पर ये था कि मुझे ये पता था कि ये फाइबर में काम हो सकता है, बहुत मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो मैं झालावाड़ में एक एनजीओ गया, वो भी एनजीओ पूरा एक तरह से मतलब झालावाड़ बाय मतलब अब यूपी से थे झालावाड़ के। जयपुर में made you go? से मैंने ना क्राफ्ट में मैंने बहुत सारे एरिया ढूंढे थे। मेरे को ऐसे एरिया चाहिए था जहाँ पानी हो, हवा हो, मतलब हवा मतलब ग्रीनरी हो, और लोग थोड़े अच्छे हो। तो झालावाड़ भील भील कम्युनिटी, और जितने भी मतलब कहते हैं कि भीलों ने तो महाराणा प्रताप का बहुत, झालावाड़ अच्छी ग्रीन। हाड़ौती बेल्ट बहुत अच्छी बेल्ट है सर, बहुत अच्छी चीज है। बहुत सुंदर मोमेंट पे हैं। हाँ। और हम ब्रेक लेने से पहले मैं अपने दर्शकों को खींचना चाहता हूँ दिला हाँ, हाँ। कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो ये डिस्कशन कर रहे हैं हम अग्रहरि जी के साथ। इसको कहते हैं वेस्ट टू सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी। और अगर आप ध्यान से देखें तो भारत में दादी माँ इसको सस्टेनेबिलिटी नहीं संस्कार बुलाती है। हम भारत के घरों में रिफ्यूज करने से पहले हर बार रीयूज करते थे। रीयूज कर सकते। तो ये जो चेंज है ये मटेरियल का नहीं, माइंडसेट का चेंज है। और भारत सर्कुलर इकोनॉमी तो वेस्टर्न बात है, हम लोग तो इस बात को सदियों से जुगाड़ बोलते आए। जुगाड़ बोलते इंडिया में यह है 6,000 करोड़ की मार्केट और अपॉर्चुनिटी जो 6.3 कैगर से ग्रो कर रही है। पर अगर आप ध्यान दें तो इंडिया सबसे बड़ी दुनिया की पोस्ट टेक्सटाइल कंजम्पशन वेस्ट की कंट्री है, जिसमें से केवल औसतन 20 से 25% रिसाइकिल होता है। तो आप सोच सकते हैं कि यदि आप अपना नया धंधा या नया बिजनेस बनाना चाहते हैं तो आपके पास वेस्ट जनरेशन में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो सोचिए, केले का वो तना जिससे फैब्रिक बन सकता है, या यार्न टू फाइबर, क्या ऐसी बहुत सारी चीजें जो रिसाइकिल होके बन सकती हैं। और आज मैंने अपनी जिंदगी में जो कभी नहीं सुना था वो है प्रोटीन। चिकन फेदर से नोटबुक्स, पेपर। और इसका कवर भी आपका न्यूज़पेपर है। जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, दिल्ली एनसीआर में 23 लाख पेड़ कट जाते हैं, तब लोगों के घरों में न्यूज़पेपर पढ़ता है। हम आएंगे इसकी तह तक जाएंगे, एक एक प्रोडक्ट को समझेंगे। तो मतलब मैंने जितने प्रोडक्ट हैं सारे रिसाइकिल्ड प्रोडक्ट हैं, इवन दैट इसकी जो पैकेजिंग है मफलर की। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत बहुत स्वागत दर्शकों का। हमारे साथ अग्रहरि जी जुड़े हैं, राधेश अग्रहरि जी, जिनकी जर्नी के साथ हम जुड़े हुए हैं। कैसे यूपी के एक क्षेत्र से इन्होंने जयपुर तक आईआईसीबी में अपने अध्यापकों के साथ काम करते हुए एक बड़ी इनोवेटिव चीज को सोचा और चल पड़े उस राह की तरफ जहां बहुत कम लोग जाते हैं। और हमने जब लास्ट सेक्शन छोड़ा था तब हम कर रहे थे फाइबर्स की बात, सैनिटाइजेशन की बात कर रहे थे। सैनिटाइजेशन की बात। हाँ। तो हम सैनिटाइजेशन से लेंगे और वहां से आप हमें ले फाइबर चलिएगा फाइबर की तरफ, जिसे 6th नेचुरल वुलन फाइबर है। और पानी में आपके पास रखना चाहूंगा। अच्छा ये रख लेगा। बट हम लोग ब्रांडिंग नहीं करते, तो कोई भी ब्रांड हो हम हटा देते हैं उसका, ये आप लीजिए। मुझे नहीं चाहिए ठंडा पानी। जब तक स्पॉन्सरशिप ना हो ब्रांड को प्रमोट करने का क्या फायदा। आपकी पॉइंट है सर। तो सैनिटाइजेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब हम वेट वेस्ट में काम कर रहे थे, मतलब मैं कर रहा था, तो ये हुआ कि इसको छूने लायक कैसे बनाया जाए। तो मैंने इसमें नेचुरल डाइज, नेचुरल प्रोसेस, सारी चीज़ें फॉलो करी।
और उसके बाद फिर ये हुआ कि फाइबर मतलब कैसे, तो इसकी भी एक बहुत छोटी सी स्टोरी है कि मतलब उस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं सेविंग भी करा सकूं। तो क्या, यूजुअली मैं कई सारे प्रैक्टिकल करता रहता था कि इस फाइबर से ये करते हैं, नेचुरल डाइस पढ़ रहा था। तो जो मेरा कारीगर था, तो मैंने कहा अपनी सेविंग किट दे दे तो मैं सेव कर लेता हूँ। तो उसने क्या किया, उसने दे दिया और मुझे उस वक्त सेविंग करनी आती भी नहीं थी, तो मैंने कट लग गया। तो उसने कहा भैया आप फिटकरी ले लो, फिटकरी रब करो। तो वहाँ उस दिन से उस इंसिडेंट के बाद से मुझे चीज़ें, मतलब मैंने नेचुरल फाइबर्स मतलब नेचुरल प्रोसेस में मैंने काम करना चालू किया। फिटकरी कमाल चीज है। तो वो उसने जैसे ही ब्लड बह रहा था तो मैंने फिटकरी लगाई तो वो क्लॉट बन गया, है ना। दिमाग में मेरे ये चल रहा था कि खून कैसे हटाना है। मेरे गाल का खून हटा तो फेदर का खून भी हटेगा। मैंने कहा ऐसा कर तू चिकन का कचरा लेके आ। मेरा जो कारीगर था जिसको मैंने धोने के लिए सब चीजें करने के लिए बना रखा था 2014 में। ट्रेड सीक्रेट तो नहीं दे रहे ना अपना? ट्रेड सीक्रेट ही है पर ओपन है, कोई दिक्कत अच्छा, नहीं फिर सबके ठीक लिए। है। मैं मतलब 5 साल बाद अगर पब्लिश भी हो जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फाइबर बना पाए। एंड आई थिंक आपका ये इंटेंशन भी है। मेरा इंटेंशन ऐसा कोई नहीं है। नहीं, भारत के एंटरप्रेन्योर्स बड़े देखते क्यों नहीं, ऐसा भी नहीं है, कुछ चीजें रोक के रखी है मैंने। फिर ठीक बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नमक के पानी से फाइबर को कैसे साफ कर लेते हो, तो मैं कहता हूँ कि ये स्टोरी बताता हूँ, इसको ट्राई करो। है। तो मैंने क्या किया, यूजुअली मैंने वो फिटकरी लाया और हॉट वाटर में डाला, और जैसे ही कचरे को डाला ब्लड तैर के ऊपर आ गया। अरे वाह। मैं उछलने लगा कि अरे यार कहाँ मैं Struggle कर रहा हूँ। स्ट्रगल कर रहा हूँ पिछले 3-4 सालों से। फिर मैंने क्या किया, जो मैं केमिकल्स और फाइबर साइंस पढ़ा था वो मैंने नेचुरल कैसे होता है कि फिटकरी एक मॉडर्न की तरह यूज होती है, एलम नेचुरल डाइज में एलम को मॉडर्न की तरह यूज किया जाता था कभी भी कोई चीज के लिए। और मॉडल मॉडर्न 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 मतलब कि कभी भी बेस बनाने के लिए, अगर मान लिया आपको ब्लू करना है तो उसके ऊपर पक्का करने के लिए, ओ यह सारी चीज़ों के लिए तो फिटकरी नमक ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। फिर ओके धीरे धीरे मैंने नेचुरल डाइस पढ़ी, सारी चीज़ें पढ़ी, मुझे सोप नट मिला, मैं फिट एलम मिला, और भी कई ऐसे प्रोसेस थे जिसको मैंने एक्सक्यूज मी मैंने यूज़ किए, और फाइनली एक दिन मेरे पास इस फॉर्म में फाइबर आ गया। मैंने इसको हाथ से, आप ये देखिए फाइबर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, अगर ये इतना हल्का बहुत है, लाइट है, उड़ GSM रहा है। हाँ इसका उड़ रहा है ये, मतलब इसका GSM पश्मीना का GSM 150 GSM होता है, तो इसका GSM 111 GSM है। ये अभी तक का सबसे ज्यादा लाइट वेटेड और वार्म फाइबर। मैं अपने मोर देन पश्मीना। मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ जो कैमरा के उस तरफ देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो टच एंड फील हो रहा है। मैंने इतना लाइट फैब्रिक कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। कॉटन से भी ज्यादा बहुत बहुत महसूस ही नहीं हो रहा कि ये जो है इसीलिए अच्छा ये फाइबर था। तो अब ये हुआ कि इसका स्टेपल लेंथ बहुत छोटा है, तो ये मतलब रिंग स्पिनिंग में मतलब कई सारे मशीन उसमें चल नहीं पा रहा था। मैंने कहा अब क्या करें, तो फिर हमने वुमेन्स को ट्रेन करा। मैंने कहा कि एक दिन ऐसे ही इन्वेस्टमेंट के लिए, फंडिंग के लिए, रिसर्च के लिए मैं बात कर रहा था, तो मैंने कहा ये इतना हाइजीन इतना साफ है कि मैं इसको खा सकता हूँ। मैंने ऐसे तोड़ा फेदर, तो देखा कि अरे इसमें तो सलाइवा आया तो वो धागा बनने लगा। मैंने ये देखा कि फाइबर साइंस में पहले लोग वेट स्पिनिंग, हैंड वेट स्पिनिंग यूज करते थे, जहाँ पे कोई भी माड़ लगा के कॉटन को धागा बना दिया जाता था। अरे वाह। मार यानी गोंद। कोई भी माड़ हो, कोई भी चीज हो, पानी या Anything wet. कोई भी वेट हो जो कि उस फाइबर को होल्ड कर ले। मार ओके। तो ये हैंड वेट स्पिनिंग इंडिया का बहुत पुराना ट्रेडिशनल क्राफ्ट था जो 18 सेंचुरीज में खत्म हो गया था। मतलब 1928 में 2-3 फैमिलीज ऐसी थी जो कि उन्होंने मतलब जो हाथ में काम करते थे। फिर बाद में अब ये क्राफ्ट सिर्फ पूजा घरों में यूज होता है, बत्ती बनाने के लिए पानी लगा के वो बट लगा देते हैं, और वो रात भर, नवरात्र हो या दिवाली हो या कहीं पर, रोज शाम की आरती में वो दिया रात भर जलता रहता है। तो सेम, क्योंकि वुमेन्स को वो आता था, तो हमने उन वुमेन्स को कहा कि आप ये बनाओ, धीरे धीरे बनाओ, धीरे धीरे धागा बनाओ। जो कि फाइबर कॉस्ट मेरे पास ज़ीरो थी, तो मैंने उनको, आर्टिजन लेबर कॉस्ट है, मुझे कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि दोनों मैच हो रहा था मेरा कि अगर एक तरफ से ख़त्म है तो एक तरफ अगर हम ज़्यादा भी दे रहे हैं तो हम मार्केट में कंप्लीट कर सकते हैं। कम्पिटिट कर सकते हैं।
और जब मैंने फाइनली धागा बना के जब मैंने ये फाइबर बनाया, तो मैं आपको बताऊं कि ये फाइबर जिस दिन मैंने ये कपड़ा बनाया और जब इसकी टेस्टिंग हुई तो ये पता लगा कि ये अभी तक का जो वुलन फाइबर होता है उससे ज़्यादा फैब्रिक होता है। मफलर बनाया था। आप ये देखिए कि इसमें ये देखिए ये फेदर के फाइबर्स आपको दिखाई देंगे लाइट में, देखिए ना आप, करेक्ट। देख रहे हैं ना, हाँ, ये बहुत लाइट वेट बहुत लाइट वेटेड है। 65 ग्राम का मफलर 9 केजी कार्बन एमिशन कम करता है। इससे 65 ग्राम का मफलर है। ओनली 65 ग्राम्स 65 व्हेन यू से कार्बन एमिशन कम करता है म्हणजे अच्छा उसका भी एक आपको बताएंगे आपको आगे कि सो बेसिकली मफलर्स का ये एयर मैक है। इससे हल्का आपको अभी अभी तक आपको मफलर्स में क्या आ रहा था, मेंस के पास वो पानीपत के बने हुए मफलर्स मोटे वाले की जो आपको नहीं यूज में आ रहे थे, सर आप में लपेट इसको आप एज अ स्कार्फ भी यूज कर सकते ये हैं। समझ आ रहा है कि ये बड़ा रिंकल फ्री सा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। रिंकल मतलब फाइबर्स में है, हाँ रिंकल फ्री है, मतलब Warm. आप इसको काफी हद तक। बहुत वार्म है, Warm. मतलब अगर आप ये देखेंगे कि मतलब -5 डिग्री में भी मजा दे देगा आपको ये। अब मैं अब एक वो एस्पेक्ट पे आई वांट टू ऐड और कमेंट। जो आपने कहा कि हिंदुस्तान में लोग हेजिटेट होते थे चिकन फाइबर के लिए, उनको मैं एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ इफ आई में, कि भाई ऊन भी जो बनती है वो भेड़ों से ही निकाली और जाती है, बहुत ही क्रुएलिटी और बहुत ही गंदे तरीके बहुत गंदे तरीके से निकाली जाती है। सिल्क भी बनता है, वो वो सिल्क तो वर्म से बनता है, worm उसको से मार उसको मार मार के के बनता है। हम जो और च्युइंग गम खाते हैं उसके ऊपर का जो कवर होता है, जो आप नेल पॉलिश लगाते हैं, वो भी एक बीटल को क्रश करके बनाया जाता है। जो च्युइंग गम के ऊपर की थिक लेयर होती है जिसपे वेजिटेरियन ठप्पा लगता है, वो एक बीटल को मार के उसका उसकी जो अपर क्रस्ट होती है उसका पाउडर बना के फिर उससे कोटिंग की जाती है, इवन दैट लिपस्टिक में भी आप ये देखते थे, लिपस्टिक में, नेल पॉलिश में। नेल पॉलिश में, तो जो भी ऐसा सोचे, इवन दैट आप लेदर पहनते हैं तो क्या है वो भी तो। मैं थोड़ा सा इंटरव्यू दूं, मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ, लिपस्टिक पे क्या लगता है? लिपस्टिक में जैसे बीटल होता है, रेड कलर ओरिजिनली ओरिजिनल वो वहीं से आता है, बीटल के खून से। उससे खून के उसको पीस के कलर ड्राई कर भारत के जितने वेजिटेरियन महिलाएं लिपस्टिक लगा रही हैं उनके साथ धोखा हो रहा है। ऑल। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई है थोड़ी, पर बहुत सारे अगर फिर भी आपको ना फिक्सर पेट्रोकेमिकल्स कहाँ से आप जो यूज कर रहे हैं उसको प्रोसेस है, कहीं ना कहीं तो आपको वसा और वो सारी चीजें तो चाहिए ही चाहिए। तो अपना नजरिया बदलना पड़ेगा इसकी तरफ। दर्शकों के माध्यम से एक मैसेज देना चाहूंगा यूनिलीवर्स, पीएनजी, लैक्मे और बाकी कॉस्मेटिक कंपनीज को कि आप जवाब दें हमारे दर्शकों को, या हमारे दर्शक पूछे कमेंट सेक्शन लोग में, पीछे पड़ जाएंगी कंपनियां मेरे। क्या आपकी लिपस्टिक मैंने बोला नॉन वेजिटेरियन है या नहीं? मैंने बोला है मेरी जिम्मेदारी। अच्छा एक और सबसे बड़ी चीज ये है कि इंडिया में प्रोडक्ट के लिए कोई स्टैंडर्डाइजेशन है नहीं, मतलब यहाँ तो भाषा भी उधार की है, मजाक मजाक मतलब एक बहुत, मैं क्राफ्ट इंस्टीट्यूट का पढ़ा हुआ हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पे मतलब अगर आप देखिए कि जितना नॉर्थ रीजन है या वहाँ पर वहाँ की लोकल लैंग्वेज में, पर मतलब हम ये बताइए, इस आगे आप आगे बढ़ रहे, ये मफलर भी आप ही बना रहे हैं? हाँ ऐसे ही मफलर है, शॉल है और भी बहुत सारी चीजें, इसमें एम्ब्रॉयडरी भी हो रही, फैशन एम्ब्रॉयडरी भी हो रही है, एम्ब्रॉयडरी भी हो रही है, पूरा बहुत बहुत मतलब अलग मैं आई पुट इन दिस, मैं रखूं? हाँ हाँ इसको मैं आप बात करते रहिए इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो ये फाइबर बना, बट इसमें एक समस्या ये आई कि ये पूरे फेदर में से सिर्फ 12% ही फाइबर ऐसा निकलता है जो कि स्पिनेबल है। ओके। फिर ये हुआ कि वेस्ट तो पूरा जीरो करना है, तो फिर मैंने इसका पेपर मतलब फिलर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स बनाए जहाँ पे हम कोइल्स बना सकते हैं। हमने जैकेट्स बनाई, मैंने दिल्ली हाट में नॉर्मल फेदर मतलब कॉटन के साथ 40% कॉटन और 60% फेदर मिक्स करके हमने फेदर क्विल्ट करके हमने 2019 में तकरीबन 65-70 लाख रुपए की तो हमने सिर्फ रजाइयाँ बेच दी थी 2 महीने में खड़े होके, कि मतलब कि ऐसे ये रजाइयाँ बननी है। पर हम लोगों का मेन फोकस ये था इस फाइबर से क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, बिजनेस पे नहीं मॉडल क्या बन सकता है जो कि एक कमर्शियल मॉडल हो जिसको लोग इजीली फॉलो कर सकें, रेप्लिकेट कर सकें। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इस फेदर में चार मतलब चिकन में 4 तरह का, बहुत कोर बात बता रहा हूँ आपको, फेदर में 4 तरह का फेदर होता है, मतलब चिकन में 4 तरह का, नेक, विंग्स, बॉडी एंड टेल। डिफरेंट क्वालिटी ऑफ फेदर चारों का, डिफरेंट क्वालिटी, डिफरेंट इंसुलेशन पॉइंट, डेंसिटी, आप जो भी कहें, जिसमें बार्ब होते हैं वो भी अलग होता है। तो इस मॉडल में ये था कि मैंने फाइबर तो निकाल लिया,
बट उसको सेग्रीगेट करना एक बहुत बड़ा टफ काम था एब्सोल्युटली। कि 1 किलो फेदर अगर मैं यहाँ डाल दूं 3 दिन लगेंगे आपको, आपका वो क्या कहते हैं वैक्यूम है ना, वो भी नहीं काम करेगा। और उसको उसमें से नेक फेदर निकालना, विंग्स फेदर निकालना बहुत टफ है। विंग्स तो आप बड़े हैं, आप आराम से निकाल सकते हो। तो शुरू में क्या करता था, मैंने वैल्यू चेन सिस्टम में काम किया। मैंने झालावाड़ की वुमेन्स, जहाँ मैंने 2 वुमेन्स से चालू किया, 20 में आया, आज मेरे पास 1200 वुमेन्स काम करती हैं। मैंने उनको क्या 100 ग्राम के पैकेट बनाए, जो तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए जिनको 80 रुपए 150 मिलते थे, मैंने कहा घर में आप करो, चाहे 2 किलो बनाओ चाहे 5 किलो छानो, मैं आपको 100 रुपए पर पैकेट दूंगा पर 100 ग्राम। क्योंकि मेरे फाइबर, मुझे ये पता था कि 10,000 रुपए किलो की वैल्यू का फाइबर है। मैं अगर पश्मीना के बराबर में बेचूंगा तो मुझे मार्जिन मेरा है। तो इन लोगों के लिए एक वैल्यू चेन सिस्टम बने ताकि लोग इससे थोड़ा फ्रेंडली हो, काम करना सीखें। और मैंने यही किया। 2 लोगों से 20 हुए, 20 से 50 हुए, 50 से कब 500 और 1000 हुए पता नहीं लगा। हमें बस रुई बनाने और पैसे दिखाने में ही, इन्वेस्टमेंट में ही की। क्योंकि ऐसा नहीं था कि मुझे बिजनेस बनाना था, मुझे मॉडल बनाना था कि कहीं से भी ये डिफीट ना हो पाए। तो उसके लिए मैंने धागा तो बना दिया। धागा बनाते ही कॉलेज में ही मेरे पास 13-13.5 करोड़ रुपए का एक इंडस्ट्री थी। उसने बोल दिया कि आपने तो पेटेंट भी नहीं फाइल था, इतना थोड़ी, हम लोग क्राफ्ट के स्टूडेंट हैं, वो इतना नहीं था कि बिजनेस में ये करना है। 1380 दे रहे हैं आपको, आप आओ और बेचो। तो उस दिन मुझे पता लगा, जब ये आज मेरे को, जब मेरे ने इसका ब्लड निकाल लिया है और रुई बना दी है, तब ये 13 दे रहा है। आज तो कुछ, हम कंपनी का नाम नहीं लूंगा, कुछ लोगों ने तो 700 से ज्यादा ऑफर कर दिया कि भाई आपके पास तो इतना है तो आप मुझे दे दीजिए। आप पर्टिकुलर एक 2-3 ऐसी चीजें मैंने बना दी हैं जो आने वाले टाइम पे मतलब फ्यूचर फाइबर, फ्यूचर फैब्रिक, फ्यूचर पेपर पे काम कर सकते हैं आप। तो मैंने फिर मॉडल बनाया। फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना इसकी एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन बनाई जाए। आप मेरी जर्नी में, आप जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैंने फाइबर तो बना दिया, मैं चाहता तो इसको हाथ से करता, पर वो एक बुटीक प्रोडक्ट होता। इसी बीच में मुझे मैंने डिज़ाइन एक्सीलेंस अवार्ड, मैंने जर्मन डिज़ाइन अवार्ड विन किया, वो जो कि वर्ल्ड का बेस्ट डिज़ाइन टेक बेस्ड अवार्ड है। टेक बेस्ड अवार्ड है जिसमें, तो वहाँ पर मुझे राजन, मतलब एक मेरा पार्टनर ही है, वो मेरे को फाउंडर है। वो अभी को फाउंडर है। अभी को फाउंडर है अभी तक बट वो रहेंगे, मतलब बहुत रहेंगे, I'm मेरे sure। बहुत अच्छे, मतलब जब मैं पैदा नहीं होता तब वो आईआईटी रुड़की से पास आउट। अरे तो वो उन्होंने कहा कि राजेश यार, तुम्हारे सोचने का तरीका अलग है, चलो इस पे काम करते हैं। हमने कहा नहीं। उन्होंने बताया कि राजेश, अगर तुम वूल की मार्केट में जाओगे तो 500 करोड़ की से ज्यादा की वूल की मार्केट नहीं है इंडिया में, या 5,000 करोड़ की मार्केट है सपोज वूल की, जहाँ पे प्रीमियम और पश्मीना और ये सब बिकते हैं। तुमने देखो 5 लाख करोड़ की मार्केट कौन सी है, और तुम्हारे पास फाइबर है। उन्होंने कहा अगर तुम मेरे बेटे होते तो आई विल स्लैप यू। मैंने कहा अरे ये क्या बोल दिया इन्होंने। क्योंकि मेरी वुमेन्स ना 1 महीने में सिर्फ क्या बना पाती थी, 20 किलो से ज्यादा नहीं दिखा। दिन का 20 5 पैकेट भी कर लिया अरे तो भी 20 किलो बहुत बड़ी बात होती है, हाथ से रुई मतलब फेदर निकालना। और ये जितने भी इन्वेस्टर्स के पास में जा रहा था तो उन्होंने बोला ये तो बुटीक प्रोडक्ट है, कमर्शलाइजेशन कैसे होगा, फाइबर तो बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। और फिर मैंने देखा कि फेदर के लिए चलो इसको सेमी ऑटोमेटिक मशीन में जाते हैं। गया भैया पिंजारे के पास जहाँ पे कार्डिंग होती है, उन्होंने कहा, भैया मेरा फेदर है, इसको पीस दो। हाँ, मेरी मशीन खराब हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से एक मुस्लिम पिंजारा मिला, उसने पींजा तो फेदर पूरा वैसे ही बाहर आ गया। क्योंकि फेदर एक ये प्रोटीन फाइबर के साथ साथ चिकना फाइबर भी है। सब फाइबर होता है ना तो उसमें थोड़ा कर्व होता है, इसमें स्ट्रेट बार्ब्स है। ओके। आप इसको देखेंगे स्ट्रेट बार्ब्स है, किसी मशीन में था ही नहीं। अब ये आया कि लो इसके लिए तो कोई मशीन ही नहीं बनी, सब फाइबर में थोड़ा सा उसमें उसमें ट्विस्ट होता है, ऐसे होता है। हमने कहा अरे बाप रे, अब मशीन मशीन कैसे बनाई गई। 2000 मतलब कोविड तक, यहाँ तक की जर्नी कोविड के बाद बता रहे हैं। जितने लोग भी, जितने इन्वेस्टर के पास आइडिया बहुत नोबल है, इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, बट ये कमर्शियल नहीं हो सकता क्योंकि इसकी रुई बनाने का प्रोसेस धीमा है। फिर मैंने गया तो देखा कि जापान और चाइना में भी 1-2 मशीनें थी जो चॉप करती हैं, चिपिंग करती हैं, जो एमडीएफ बनाने के लिए वो क्रश करके चिपिंग कर देती हैं। तो मैं उनसे पूछा कि भैया ये इस तरह के फाइबर को आप कर सकते हैं। उन्होंने कहा हम तोड़ सकते हैं बट फाइबर नहीं निकाल सकते। बहुत बड़ा
मतलब ये था कि मतलब आप ये देखिए 2010 से 2022 तक आने के बाद हमारे सारे इन्वेस्टर ने ये बोल दिया कि भैया आपका मॉडल बुटीक मॉडल है। क्वेश्चन, आपने कहा तोड़ सकते हैं, मतलब जो आप फिर फेदर्स एज इट इज लेके जाएंगे और वो कह रहे हैं कि हम इनको तोड़ सकते सिर्फ हैं। चिपिंग कर सकते हैं, that's it। ठीक है। पर हमारा मेन फोकस था कि हमें फाइबर निकालना है विदाउट हार्मिंग द बाब। हम्म डंडी निकालनी है, और उसका फाइबर अगर खराब हो गया तो फिर फाइबर में मतलब ही क्या रहा। हम्म तो फिर ये आइडिया हुआ कि नहीं, अब हम मशीन खुद बनाएंगे। तो मशीन फिर से पूरी इंजीनियरिंग पढ़ी, और मैंने ये देखा कि फाइबर्स के लिए क्या कैसे कैसे मशीनें बनती हैं। तो मैं गन्ना वाली मशीन लेके आया कि भाई उसमें रोलर होता है। मैं चक्की वाली छोटी आटा चक्की खरीद के लाया। न जाने कितने मैंने मतलब मिक्सी ग्राइंडर मैंने खराब कर दिए होंगे, न जाने, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, 60-70 तो मैंने पापा पैसे दे दोगे, क्या करना है, मिक्सर खरीदना है। तो ऐसा था कि ट्रू इनोवेटर। हाँ, मतलब ट्रू ये था इनोवेटर। कि ये सारी चीजें, मतलब ये फाइबर और बीच की डंडी। फिर मैंने अल्टीमेटली ये हुआ कि मतलब ऐसा था कि मैं लोग, मतलब आज भी मेरे साथ ये हो गया, उस मतलब इस मशीन के बनाते बनाते मेरा पूरा डेली पैटर्न अलग हो गया। मैं 3 से 4 बजे तक मेरा यूजुअली ये रहता है कि मैं कुछ ना कुछ फाइबर्स में करता रहता हूँ। मैंने फिर एक चिकन लिया, बच्चा। उसको मैंने पूरा रेशियो वाइज बड़ा किया, उसके फेदर्स को कैसे कैसे बड़ा होता है। फिर मैंने 3 रोलर सेग्रीगेटर बनाया, जिसमें हवा भी जाती है, वो हवा के थ्रू उसको ब्लो करता है। कितने में ब्लेड लगाना है, कितने में पत्थर लगाना है, मैंने रोलर मशीन बनाई। उस मशीन मशीन को बनाने के बाद मैंने पूरा मतलब इंजीनियरिंग, जो लोकल इंजीनियरिंग वाले को पकड़ा। ना जाने कितनी ब्लेड्स टूटी होंगी, कितने रोलर टूटे होंगे, तब जाके वो सेग्रीगेटर बना। मैं आपको भी दिखाऊंगा। और मैंने पहला ऐसा सेग्रीगेटर बनाया जो किसी भी फाइबर को रुई में कन्वर्ट कर देता है, किसी भी फाइबर। मतलब डायसन जितने बड़े इन्वेंटर हो आप, मेरे हिसाब नहीं से, नहीं, मेरी अभी दुनिया नहीं में, है। मेरी दुनिया में, मेरी दुनिया में, नहीं। तो अभी मेरी तब दुनिया में। अभी तब मैंने अपना पूरा मॉडल, मैंने प्रोडक्ट इसलिए बनाए, ये मैं कुछ डायरियां या फाइबर्स इसलिए बेच रहा हूँ ताकि मेरी कंपनी का रेवेन्यू मॉडल और हमारा खर्चा चले। मुझे कहाँ बेचना ही नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बेचना है। मुझे किसी का धंधा नहीं खराब करना। जो पॉलिस्टर लेके काम कर रहा है वो मेरा फेदर लेके काम करे। जो पेपर के लिए पल्प चाहिए सर, किसी भी फाइबर के लिए रुई चाहिए। 180 रुपया का कच्चा माल है सर। मुझे, मेरा फोकस है कि मैं मशीन सेग्रीगेटर, ज़्यादा से ज़्यादा सेग्रीगेटर बनाऊं और पल्प दूं। ऑल ओवर वर्ल्ड में सिर्फ अगर मैं 180 रुपये किलो, 5 रुपये किलो का फाइबर अगर 180 रुपये किलो भी देने लगा सर, तो मतलब आप नंबर्स में कंफ्यूज आएंगे। और ये सब चीज़ें क्यों? क्योंकि लोगों को जब तक आंखों में दिखता नहीं है कि ये बन नहीं पाएगा, तब तक विश्वास नहीं करते। विश्वास नहीं होता। इसीलिए मैंने 386 प्रोडक्ट बनाए पूरे वेस्ट से, जिसमें एमडीएफ, बायोडीजल, B50, B20 से बनाया। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें बनाई, मतलब इसके लिए एक अलग से हम टॉक करेंगे। 386 प्रोडक्ट। 386, मतलब जिसमें 72 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हॉट केक है। बेचा है मैंने खुद खड़े होके स्टॉल में लगा के बेचा है। जैसे कि आपने रजाई बताई। जैसे रजाई बताई, जैकेट्स बताई मैंने, इवन दैट मैंने पेपर बताया। मैंने मतलब आप ये देखिए, मैंने शैगी कारपेट, मतलब मैंने हाँ। क्या किया, मंदिर में बैठा था, कुछ आइडिया नहीं आ रहा था कि घर कहाँ से मैंने ये ले लिया है। तो एक फूल माली था, वो गेंदे को तोड़ के, मतलब उसके बाद गेंदे कम थे तो गेंदा तोड़ के फिर बना रहा था। मैंने कहा क्यों ना नेक फेदर को ही ऐसे जो इकट्ठा करके ऐसे बांधा जाए, मेरे पास तो सुपर वुमेन है, शैगी उनको दे कारपेट देंगे। बन जाएगा। तो शैगी कारपेट बन जाएगा। मैंने बना के बेचा सर, ऐसा क्या बात। नहीं है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं यहाँ पर गया, मेरे पास थोड़े से पैसे आए, मैं आईजीएफ फेयर में गया, मैंने आइस ट्रे लगा दी, बड़ी बड़ी हम्म आइस की ट्रे, जो मिठाई वाली नहीं होती, उनमें बर्फ हम्म जमा दिया। सबके आगे फाइबर्स रखे थे, अलग अलग कारपेट्स रखी थी, आगे मेरी फेदर की शैगी कारपेट्स रखी थी। हम्म आपने आइस से उस पर पैर रखा, आपने, आपका जो टेक्सचर था वो बिल्कुल जीरो हो गया, आपका फील बिल्कुल जीरो आइस में। जब आपने दूसरे टेक्सचर में पैर रखा, आपको फील हुआ। जब तक लोग मेरे फेदर तक पहुंचते थे, तब तक मेरे पास 10 ऑर्डर थे। एक पूरा पहुंचने तक में साइकिल में मेरे पास 10 ऑर्डर थे। वहां पे मैंने सिर्फ एक वाइट पेपर और मार्कर लिख रखा था, लोगों ने अपनी ईमेल आईडी और ये मैंने उनको बना बना के दिए। क्यों? क्योंकि मेरे को ये नहीं था कि
मेरे को मॉडल बनाना था। बहुत ही रैंडमाइज क्वेश्चन। हाँ। आपने कहा कि जैसे आपने गेंदे वाला देखा और इसको बाइंड इट्स क्राफ्ट सर, इट्स क्राफ्ट। तो ये तो इतना लाइट वेट था अभी जिस तरीके तो से उसकी तो फेदर की जो डंडी थी ना, पहले मैं डंडी नहीं निकाल पा रहा था सर। ये मैंने सेग्रीगेटर अभी बनाया, जस्ट अभी 2022 से 23 के बीच में डिजाइन किया। हाँ। तो एक ब्रेक लेते हैं हाँ। और हमारे दर्शकों के पास हम वापस आएंगे, पर मैं हमारे दर्शकों को बात बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया के वीसी सर्कल में एक बड़ी टर्मिनोलॉजी की बात होती है वेस्टर्न वर्ल्ड में, जिसको कहते हैं टैप, टोटल एड्रेसेबल मार्केट। आप किसी भी वीसी के पास जाएं धंधे का आइडिया लेके, तो आपसे पूछेगा कि आपका टैम क्या है। टैम बड़ी छोटी सी बात है। यदि आप कप के मैन्युफैक्चरर हैं तो दुनिया में जितने लोग कप यूज करते हैं उस मार्केट की जो वैल्यू है वो आपका टोटल एड्रेसेबल मार्केट है। उससे वीसी आकलन लगाते हैं कि मान लीजिए आपके प्रोडक्ट का टाइम $1 बिलियन है और आप 1% भी मार्केट शेयर ले पाए तो कितनी बड़ी कंपनी बन सकती है। लेकिन आज मैं उन वीसीज को बता सकता हूं कि आप मिलिए भारत के ऐसे माइंड से जिन्होंने ऐसी सोच बनाई कि दुनिया में अगर पेपर बिकेगा और नोटबुक्स बिकेंगी तो वो भी उनके प्रोडक्ट से बनेंगी। अगर यार्न बिकेगा, फैब्रिक बिकेगा, रंग्स बिकेंगे, कारपेट्स बनेंगे तो भी उनके प्रोडक्ट से बनेंगे। और यहाँ तक कि बायोडीजल तक भी पहुंच जाए। 386 प्रोडक्ट तो क्या है? और करेंसी भी अगर बनेगी कागज की तो ये सिल्क फाइबर है, वो भी इसी से अब बना। क्या बात है। कोई भी चीज जो मटेरियल से बन सकती है वो इन्होंने माइंडसेट चेंज करके ग्लोबल टाइम, अपना टाइम ले लिया। आएंगे दूसरी तरफ, क्योंकि क्यूरियोसिटी हमने बना दी है कि अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसका टाइम इतना बड़ा ग्लोबल शेयर कमांड करता है तो क्या हमारे इन्वेस्टर्स आज तक सो रहे हैं और क्यों किसी को इस बात का मालूम नहीं चला। लौटेंगे ब्रेक। I will give a direction for maybe the government to think. करेंसी पेपर जो हम इंपोर्ट करते रहे हैं, बनाना फाइबर करते हैं, सिल्क मिक्स करते हैं, आप इसको मिक्स करिए, इसको प्रोटीन करिए। फाइबर है। पैसा बचेगा। सरकार तक ये पैसा बचेगा। अरे 32.17% वाटर पॉल्यूशन का कारण है। क्या आप भारतीय सरकार से गुहार मेरी करना अपील चाहते है। हैं कि भी आप पे? हाँ प्लीज सर मैं एक आप करिए सर। मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट इस प्लेटफॉर्म से, मैं मतलब भारत सरकार क्या, उन्होंने बहुत मदद करी। स्वच्छता स्टार्टअप sure. विनर हूँ मैं, G20 में मैंने टॉप 8 स्टार्टअप में रहा। संदेश देना चाहते हैं नाम लेके दे सकते हैं। अच्छा, ऐसा मतलब ऐसा नहीं, सर मैं तो सिर्फ अपनी तरफ- ये इस बात बोलता हूँ कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट में मेरा मेन फोकस है कि जो भी पानी बहुत बेसिक नीड है। मैंने ये फाइबर, मैं चाहता तो मैं रजाई भी बनाना सकता था, वो बहुत सस्ता काम है। जो ये लोग कहते हैं प्लास्टिक हार्मफुल है और पेपर सस्टेनेबल है, पहले मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि 1 किलो पेपर बनाने के लिए कितना पानी इस्तेमाल 200 लीटर मीठा पानी इस्तेमाल होता है। और ये पेपर जो बना है ये खारे पानी से बना है, समुद्र के पानी से, अल्कालाइन वाटर सर 1:3 के रेशियो में। जहां पर हम 80% पानी को फिर से रीयूज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर में कोई लिग्निन नहीं है, ये ऑफ वाइट फॉर्म में आता है। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसकी चटनी बनानी है, लिज्जर पापड़ की तरह घर में पेपर छान लेना है और ये पेपर आप यूज कर सकते हैं। जो ये 1700-1800 करोड़ रुपए की कंपनी लगा के वुड पल्प से ब्लीच करके लिग्निन हटा के न जाने कितने प्रोसेस के बाद वो पेपर लेके आते हैं, 80 रुपए किलो बेचते हैं। मेरा पेपर हैंडमेड होने के बाद भी 55 रुपए किलो का है। नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को, मैं भारत हूँ के कंटिन्यूड कॉन्वर्सेशन सेगमेंट में आपका स्वागत है। और हम हैं राधेश अग्रहरी जी के साथ। राधेश अग्रहरी जी, हम बड़ी ही कमाल की बात पे हम रुके थे और मैं तो बहुत ही अचंभित हूँ। अभी हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ कंक्लूड हुआ है और पूरे देश में कॉन्वर्सेशन और डिबेट दोनों तरफ छिड़ गई, जहां पर माननीय पीयूष गोयल जी ने कहा कि देखिए, एक तरफ चाइना के स्टार्टअप्स जो नेशनल आईपीज, डीप टेक, क्लीन टेक में कर रहे हैं और हम कर रहे हैं एक काम जहां पर सारा पैसा जा रहा है एक काम के लिए कि डिलीवरीज जल्दी क्यों हो, कि जो चीज घर पे पहले 2 दिन में पहुंच सकती थी अब उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि 8 मिनट में क्यों जाए, और उसको हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि जॉब्स क्रिएट। बट मैं ध्यान लाना चाहता हूं अपना दर्शकों का, और सवाल भी है मेरा आपसे और सिस्टम का कि, और मैं ध्यान लाना चाहता हूं वापस इस प्रोडक्ट पे, ये ऐसी क्या चीज है जो हमारे दर्शकों को और सभी को जाननी चाहिए कि हमने जो चीज देखी, और मैं इसको अपने हाथ में ले लेता हूं, ये बड़ी कमाल की चीज है जो इन्होंने अपनी इनोवेटिव, जब हम नेशनल आईपीज की बात करते हैं कि क्या भारत में ऐसी इनोवेटिव मशीन्स और टेक्नोलॉजी बन सकती है जो एक ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाए। और ये जो मैं अपने हाथ में रखा हुआ हूँ ये है
सिक्स्थ फाइबर, पहले 5 फाइबर्स हम सिक्स्थ जानते हैं, नेचुरल वुलन फाइबर। सिक्स्थ नेचुरल वुलन फाइबर। तो कॉटन नहीं, सिल्क नहीं, बाकी सारे फैब्रिक्स नहीं, ये उसके अलावा एक नया इनोवेशन है, और इसको बनाने की मशीन भी जो इनोवेटिव होती है वो आपने खुद बनाई है। यस। मेरे मन में बस एक इतना सवाल अगर आप अलाउ करें राजेश जी, कि इतना बड़ा इनोवेशन, और मैं क्योंकि बिजनेस साइड से हूँ तो मेरा मन एक और बात कहता है कि एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसका टोटल एड्रेसेबल मार्केट 5 इंडस्ट्रीज में फैला हुआ है। आपने कुछ 300-350 $3,500 USD की टाइम, 3,500 बिलियन USD। बिलियन यूएस। अमेजिंग। वाओ। मैंने शायद आज तक कोई एक सिंगल बिजनेस पिच नहीं सुना जिसमें किसी फाउंडर ने इतना बड़ा टैम बताया होगा। तो उसी ब्रेथ में मेरे पास एक सवाल और आ जाता है कि ये बिजनेस भारत के सबसे बड़े बीसीज, भारत सरकार और बाकी सपोर्टर्स तक कहाँ तक पहुंचा है? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, और क्यों इस बिजनेस के बारे में हमें पहले मालूम नहीं चला? ये क्या एक्सपीरियंस है, क्या चल? और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से आपको सपोर्ट मिल पाए इसको? मैं आपकी वो पीयूष गोयल जी का एक वो मुद्दा बताता हूँ। अभी स्टार्टअप महाकुंभ हुआ, मैं स्वच्छता स्टार्टअप नेशनल विनर हूँ, टॉप 10 स्टार्टअप्स में मेरा उसमें। और जो पीयूष गोयल जी ने ये स्टेटमेंट दिया कि सिर्फ डिलीवरीज और ये सारी चीज़ें देखते हैं, तो मुझे लगता है उनको अपने चश्मे का नंबर ठीक कराना चाहिए। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं किसी का विरोध कर रहा हूँ। मैं खुद मैं ये इस चीज़ के लिए थैंक यू बोलता हूँ कि एटलीस्ट गवर्नमेंट ने स्वच्छता स्टार्टअप जैसा कुछ या स्वच्छता के लिए कुछ सोचा। बट कोविड के बाद ही इतना ये सारी चीज़ें बूम में आई, नहीं तो हम कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये सब पता था। बट जो पीयूष गोयल जी ने ये बात बोली, मैं इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने करीबन न जाने हजारों नहीं लाखों स्टार्टअप्स देखे हैं जो टेक बेस्ड काम कर रहे हैं। बट उनके साथ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने जिनको सिलेक्शन करने के लिए रखा है, आप बहुत अच्छे राजा होंगे, पर आपके मंत्री संतरी और चेले जो भी हैं वो हैं तो वो वही पुरानी 70 साल की पुरानी लेगेसी को लेके आ रहे हैं। अब आपको मैं बताऊं कि आप इंडिया की ब्यूरोक्रेसी की तरफ थोड़ा हाँ, क्यों? क्योंकि उनको उनको तो उनको सिर्फ गाइडलाइन फॉलो करनी है कि उनको लिख दिया गया है कि भाई 25 लाख रुपए में देना है। आपके पास नमामि गंगे प्रोजेक्ट में 22,000 करोड़ रुपए पड़े हैं। हर साल आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि आपने किया क्या उस 22,000 करोड़ रुपए का। आपने क्या किया? दिया जला दिया। आपने घाटों को सुंदरीकरण कर दिया। आपने सिटी को स्मार्ट करने के लिए 2 फीट के सीवर लाइन को 6 फीट का बड़ा करके और 30 किलोमीटर नदी में छोड़ दिया। और आप कहते हैं कि आप स्वच्छता में काम कर रहे हैं। आप सिटी को स्मार्ट कर रहे हैं, आप अर्थ के लिए और स्वच्छता के लिए कुछ नहीं कर रहे। और फिर अगर इस तरह के स्टेटमेंट देंगे और जिस पोजीशन में बैठ के देंगे, तो मुझे लगता है कि शायद राजा चेंज होना जरूरी है। और अगर मैं ये बात करूं कि अगर मैं मेरा ये मॉडल जो कि एक फाइबर है, जहां आप इससे वुड बना सकते हैं, फिर आप पेपर बना सकते हैं, आप टेक्सटाइल बना सकते हैं। 5 रुपए किलो की कीमत है इसकी। और मार्केट में आप जितने भी बड़े फाइबर देख लीजिए, एस्बेस्टोस की सीट देख लीजिए, 300 से लेकर 900 रुपए किलो तक का एस्बेस्टोस आता है। तो वहां पर भी फाइबर का काम होता है। कौन सा ऐसा मटेरियल है जहां पर ऐसे कौन से बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर आप टेक्सटाइल देख लीजिए, आप एमडीएफ या वुड की देख लीजिए, आप फिलर ओरिएंटेड कंपनीज देख लीजिए, आप फार्मा की कंपनी देख लीजिए, उनको पैकेजिंग के लिए भी तो पेपर चाहिए, इनको इंसुलेटेड फाइबर चाहिए, फैब्रिक चाहिए। आपको सब कहाँ से आप मंगा रहे हैं? आप चाइना से मंगा रहे हैं, आप चाइना से कम्पिटिट कर रहे हैं। इंडिया के पास वो सारी चीज़ें हैं। आप अगर आप ये बोलते हैं कि मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे स्टार्टअप की बात करता हूँ, कि आप एक सिटी के लिए हमें 25 लाख रुपए दे रहे हैं कि आप यहाँ से कचरा उठाओ और मॉडल सेट करो। अरे 25 लाख रुपए तो आप अपने बजट में डीजल का पैसा नहीं डालते हैं कि जो गाड़ियाँ चलाते हैं, और आप हमें कह रहे हैं कि आप आपके म्यूनसिपलिटी कमिश्नर्स कहते हैं कि हमारे पास 25 लाख का बजट है, जहाँ जहाँ 70-80 करोड़ रुपए एक सिंपल छोटे से जिले के लिए सफाई के लिए आपने पास करा रखे हैं। और आपको ये समझ ही नहीं है कि ये फाइबर किस चीज़ के लिए बनेगा। तो मुझे ये लगता है कि फिर से सोचने की ज़रूरत है। और कभी कभी मुझे ये लगता है कि अगर मैं इंडिया की जगह यूएस या यूरोप में होता या और दूसरी कंट्री में होता, तो शायद आज वहाँ पे जो सस्टेनेबिलिटी और जो रिसाइकलिंग को लेके, अपसाइकलिंग को लेके, लाइवलीहुड को लेके काम के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। तो इंडिया में मुझे लगता है सिर्फ बातें हैं और
मतलब मैंने 13 साल 14 साल दे के मैंने इस फाइबर उस कचरे में, जहाँ साल में 40,000 लोग मर जाते हैं इस कचरे से, मैं पहला सर्वाइवर हूँ जो इस कचरे में काम करके नेचुरली सैनिटाइज करके सस्ता पेपर, आप मील मेड पेपर 1700-1800 करोड़ रुपए की कंपनी बना के आप 80 रुपए किलो पेपर बना रहे हो, मैं 50 रुपए किलो पेपर बना रहा हूँ, हैंडमेड पेपर बना रहा हूँ जो मार्केट में 240-280 रुपए किलो जाता है। उसके बाद भी अगर आपको ये ज़रूरत लगती है कि इंडिया में ऐसे टेक बेस्ड कंपनी नहीं है, जर्मन डिज़ाइन अवार्ड विनर हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने गोल्ड विन किया है। टाटा हो गया, ग्राहम वेल अवार्ड हो गया, CIA का डिज़ाइन एक्सीलेंस अवार्ड, बिजनेस कैटेगरी अवार्ड, यूरेका का बिजनेस कैटेगरी अवार्ड, ये सब मैंने विन किया है। इन्होंने मेरा मॉडल देखा है तभी तो इन्होंने ये रिकग्निशन दिया। बट गवर्नमेंट को क्यों नहीं दिख रहा है, या ऐसा नहीं दिख रहा है, शायद मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें फिर से सोचनी चाहिए। एक दिल में चुभन है, एक आहत है जहाँ से आवाज आ रही है। व्हाट मैं ये चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, आप क्या चाहेंगे कि आपको सपोर्ट के लिए मिले? आप प्लीज डिफाइन सर करिए। बेसिकली चाह मतलब क्या है कि आप हर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को, जब धीरू भाई अंबानी टेरा सिल्क लेके बनाया भी नहीं था, टेरा सिल्क लेके इंडिया में आया, सिल्क के नाम से बेचा, सारी चीज़ें करी, हम्म, आज आप उसके लिए जगह खरीद के दे रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो। अब हमें, आपके पास खराब लैंड पड़ी हुई है, बंजर जमीन पड़ी हुई है, आपके पास संसाधन है उस कचरे को उठा के डंप यार्ड, आप जो दिल्ली में पहाड़ बनाए जा रहे हो, आप हमें, आपके पास आपका टोटल बजट का आप हमें 1% दे दो, मैं आपकी दिल्ली से पूरा कचरा हटा देता हूँ। आपका चिकन वेस्ट। चिकन वेस्ट का पूरा कचरा मैं, वेट वेस्ट जो है मैं हटा देता हूँ। उसके साथ अगर मैं आपको लाइवलीहुड दे रहा हूँ, आप जो कह रहे हो ना लोगों के लिए रोजगार नहीं है, मैं कह रहा हूँ एवरेज वुमेन कम से कम नहीं तो 8 से 10 हज़ार रुपए घर पे बैठ के कमाएगी। लिजर्ड पापड़ मॉडल है, आपको मैं स्लरी देता हूँ, आप पेपर छान के दो, अगले दिन आऊंगा, आप नई स्लरी लेना, पेपर सूख के दे देना। अगर आप फोर्थ ग्रेड पेपर भी बनाते हो, वो भी आज की डेट में, अरे मैं कह रहा हूँ अगर मैं नॉर्मली सिर्फ इससे बना हुआ पेपर, मैं फ्रेश पेपर बनाऊंगा और कबाड़ में, अगर कबाड़ के भाव में बेचूंगा तो भी 10 रुपए kg का मुनाफा है। तो फाइबर है, ये फूड वेस्ट है, और ये वैल्यू आप किसी को चिकन खाने से नहीं रोक सकते। हम्म। और एक पर्टिकुलर इतने अरब लोगों में 65% लोग, आज आज का करंट मीट मैप है 77.8, ओके। 77.8% लोग चिकन एज अ फूड खा रहे हैं, और उस फूड वेस्ट में 35% वेस्ट निकल रहा है उस फूड से। और उस कचरे में आप ये कह रहे हैं कि मतलब 25 लाख रुपए दे रहे हैं आप, सिंपल आप हमारे जैसे स्टार्टअप्स को, जिन्होंने 13 साल 14 साल लगा दिया कि आप इससे वो कर लो। तो मैं तो ये सोसाइटी के लिए कर रहा हूँ, अगर मुझे बिजनेस करना होता या पैसे कमाने होते तो मैं कॉलेज टाइम पे मेरे पास कई सारी कंपनीज आ गई थी, मैं उनको मॉडल बेचता और मैं भी खुश रहता। बट वो जो इम्पैक्ट है, जहाँ पर मैंने जो SDGs को फॉलो किया, मैंने लाइवलीहुड जनरेट किया, मैंने वाटर पॉल्यूशन रुका, कई बार कई ऐसी, इंडिया में 3 तरह का स्लॉटर हाउस सिस्टम है, स्मॉल हट शॉप, चिकन मंडी और फ्रोजन मीट शॉप्स। जो स्मॉल हट शॉप वाले हैं, वो उसको किसी की BMC की, किसी की या BMC या किसी भी पर्टिकुलर नगर निगम या किसी की चिंता नहीं है, वो उठाता है, उसका पर्पस क्या है, चिकन बेचना, उठाता है, सुबह से लेकर रात तक चिकन बेचेगा, रात में जो कचरा हुआ उठा के वो गटर में डाल देता है या लैंडफिल में फेंक देता है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हमने पानी पानी 32, टोटल वाटर पॉल्यूशन का 32.17% ये बूचरी वेस्ट पॉल्यूशन का रीजन है। और ये हम नहीं बोल रहे, आप ही के चुने हुए जो बहुत ही मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने सर्वे किया हुआ है, कई सारे न्यूज़पेपर है। आप रोज कहते हो क्लीन इंडिया गेट वोट का नारा दे रहे हो, आप हर जगह पे ये सारी चीजें चल रही हैं, बट आप सफाई कर रहे हो या दिखावा कर रहे हो, ये मैटर करता है। तो कोई और भी ये मेरा क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं, मुझे सपोर्ट नहीं मिला, आपने मुझे वो प्लेटफॉर्म में आके अपना काम करने के लिए दिया, ये मुझे अच्छा लगा, ठीक है। बट बात ये है, आप तो कह के चले गए, बट जो सिस्टम है, जिनको आपने कार्यभार दे रखा है, वो एटलीस्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है। उनको आता ही नहीं है सर। अब आप कंप्यूटर टाइपराइटर को बोलोगे कि कंप्यूटर की तरह काम करे, तो कैसे काम करेगा? तो आपको कुछ ऐसे लोगों को जरूरत है जो कि इस तरह के काम करें। मैंने इससे इंसुलेटेड शीट बनाई है, आप ये देखिए, मैं जिसमें काम कर रहा हूँ, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर प्रोग्रामिंग में, क्लोथिंग सिस्टम में, हमारे इंडियन आर्मी के जवान है, ठीक है। उनकी जो ट्रेनिंग होती है 28-24 किलो के वेट से होती है उनका जो, अब आप देखिए जहाँ पर -35 डिग्री का टेम्परेचर है, और वहाँ पे आप ग्लास वूल वाले या वूल वाले फाइबर्स को आप ले रहे हो, या आप US आर्मी से मंगाते हो वो डक फेदर वाले, ठीक है, आपको 22 से 30 हज़ार रुपए का की जैकेट किट पड़ती है। आप इसमें मेरा फेदर डालिए ना, ये है? मैं कहता हूँ आप इसको 5 रुपए किलो पड़ता है, मैं कह रहा हूँ आपको 30 रुपए किलो दूंगा मैं।
ठीक है, तो आप 1500 रुपए किलो से रिप्लेस करिए ना इसको। तो अगर वो 2 किलो वेट भी कम हो गया, ग्लास वूल वाला आप देखिए, वो जैकेट पहन के ऊपर जा रहा है वो किट में, उसको कितनी ईचिंग की प्रॉब्लम होगी, कितनी सारी प्रॉब्लम होगी। अगर मैंने 2 किलो वेट भी कम कर दिया जो ऊपर जा रहा है, उसके लिए तो बहुत वो बढ़िया। उसके लिए अपने लिए खाद्य रसद और उतनी ही गोली लेके जाएगा, ताकि और खड़ा रहेगा वहां पे उनकी Correct. ट्रेनिंग। तो कई ऐसे मॉडल पे मैं काम कर रहा हूँ, बट जब मैं देखता हूँ कि नहीं, मुझे अब गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए, तो उनकी पॉलिसीज में ऐसा नहीं है कि अरे उनके पास विभाग नहीं है सर। आज भी 70 साल पे मैं यूपी में एक गवर्नमेंट के पास गया, ये सेंट्रल का प्रोजेक्ट है, आप मैं यहाँ पर कैसे नहीं कर सकता। एक डिपार्टमेंट के पास गया, उसने ये बोला कि भाई अगर गंगा साफ कर लोगे तो भाई हम खाएंगे क्या। ये बोला बोला, नाम बता सकता हूं मैं। इस पर्टिकुलर, आज वो रिटायर हो गए हैं यूपी में प्रिंसिपल, मतलब मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है ठीक गणेश है। जी। बट उन्होंने ये बात मेरे को स्टेटमेंट दिया कि भाई गंगा साफ हो जाएगी तो भाई हम खाएंगे क्या। तो भाई बाकी जो आने वाले 2034 तक पीने का पानी 70% कम हो रहा है, और ये पूरा वेस्ट उठ के या तो लैंडफिल में जा रहा है या वाटर पॉल्यूशन में जा रहा है, तो उस पर कौन बात करेगा। और आप कह रहे हैं कि हमने 22,000 करोड़ रुपए इसका बजट लगाया है, आप बता नहीं रहे। हम आपके पास आके भी गए, आपके म्यूनसिपलिटी कमिश्नर से आते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है, काम है, अच्छा आइडिया है, आप कारकस वाला ले लो, ये ले लो। अरे पर्टिकुलर आप प्लास्टिक को आप हटाने के लिए कह रहे हो, प्लास्टिक तो पानी के ऊपर रहती है, छान के निकाल लो, आपने लगा रखे हैं बहुत सारे प्लांट। जो कचरा पानी में मिल गया, ये ब्लड, इनर सेल्स, स्किन, जो पानी में चली गई, वो फैट चला गया, वो टॉक्सिसिटी बढ़ा रहा है, आप उसको रोक सकते हो। आप ये बोलते हो कि बूचरीज और टैनरीज का कचरा, बड़े जानवर के जितने भी स्लॉटर हाउस है, सब कुछ बिक जाता है, सिर्फ उसका ब्लड नहीं। पर ये चिकन वेस्ट ऐसा वेस्ट है कि ये 6 घंटे में खराब जाता है। इसका उठाने का सिस्टम नहीं, मैंने पूरा वैल्यू चेन सिस्टम बनाया कि कैसे ये कचरा उठेगा, कैसे सैनिटाइज होगा, और कैसे ये यहाँ पर जाएगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं इस प्लेटफॉर्म से यही बोलना चाहता हूँ कि जब कतर, यूएई जैसे देश हैं बाहर, जितने उन लोगों को ये मॉडल पसंद आ रहा है, मैं जा रहा हूँ अभी लास्ट मंथ में जा रहा हूँ कतर में, वहाँ 100 टन का प्लांट की बात है। यहाँ तो यहाँ आप कहते हैं 1 टन लगा दो, 1 टन लगा हुआ है, कहते हैं नहीं 1 टन हमारे यहाँ लगा दो, तो 1 टन से क्या पूरे सिटी का कचरा खत्म हो जाएगा क्या। अगर आपको प्लांट देखना है, आप मेरे यहाँ आओ ना जयपुर में, आप देखो आके प्लांट, हमारे पुणे वाले प्लांट में जाओ, झालावाड़ प्लांट में जाओ, जयपुर प्लांट में आओ, आपको सारे मॉडल देखने को मिलेंगे। बट अगर बात यहाँ पर इम्पैक्ट की हो रही है, सही काम के लिए हो रही है, तो मैंने 14 साल, इसलिए इससे अच्छा तो मैं यूएस की गवर्नमेंट या बाहर की जगह पर जाता, जहाँ पर मतलब मैंने नया फाइबर बनाया है जो कि एक लाइवलीहुड और सारी चीज़ों के लिए है, बट यहाँ की गवर्नमेंट वो सपोर्ट नहीं करती। आई आस्क यू टू होल्ड दैट थॉट, क्योंकि इससे पहले कि दुनिया इन पे कूदे क्रिटिसिज्म के साथ, हमें शायद वो एम्पैथी रखनी होगी कि ये एक चोटिल दिल से बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपना जीवन और कई साल करके एक बहुत बेहतरीन इनोवेशन बनाई है। सर देखिए, क्रिटिक्स में तो बहुत सारे वीगन लोग बोलेंगे कि हम्म, चिकन नहीं खाना है, हम्म, कई सारे जैन कम्युनिटी मेरे फ्रेंड हैं, वो हम्म, छुप के चिकन खाते हैं। इंडिया में चिकन खाने का कल्चर भी बहुत अलग है। हम्म, इंडिया में चिकन सोमवार को खाया जाता है, बुधवार को खाया जाता है, और शुक्रवार, शनिवार, संडे खाया जाता है। 3 दिन भगवान जिंदा रहते हैं, बाकी दिन नहीं रहते। और ये कम्युनिटी बेस, मैं किसी की आहत नहीं करना चाहता, बट मैं 77% पॉपुलेशन के द्वारा किया गया फूड वेस्ट उसको के अब्यूज चलते के चलते उसका जो वेस्ट है, अगर वो हम यूटिलाइज कर रहे हैं, हम 23 के चलते 20 जो मतलब जो 77% लोग हैं जो कचरा फैला रहे हैं, हम उसको मतलब नजरअंदाज नहीं कर सकते। आई एग्री, आई एग्री। बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये कचरा हो रहा है। और आप क्या करते हो, आप ये बोलते हो बर्ड फ्लू आया और आपने मिट्टी में दबा दिया। अरे मिट्टी में दबाने के लिए भी 20 फीट गड्ढा खोदना पड़ता है, आप तो 2 फीट गड्ढा खोद के दबा देते हो, पानी बरसा और फिर वो कंजक्टिवाइटिस, थ्रोट इन्फेक्शन, दुनिया भर की फ्लूज कहाँ से आते हैं। मैंने कई सारे वेटनरीज और कितने डॉक्टर से मिला हूँ कि ये सारी चीज़ें होती हैं। और मैंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने इसमें सिर्फ फाइबर में बनाया है, मैंने फर्टिलाइजर बनाया है, मैंने बायोडीजल बनाया है, मैंने एथेनॉल बनाया है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे बनाई हैं। बट बात यह है कि अभी जो फाइबर, जो फ्यूचर पेपर है, अगर आप सस्टेनेबिलिटी की बात करते हो और पेड़ काट के बनाओगे, अब नॉर्मली आपको एक बात बताते हैं, चलो पेपर की बात लेते हैं। 1 केजी पेपर बनाने में 200 लीटर ग्राउंड वाटर, मीठा पानी, और 9 किलो लकड़ी चाहिए। 9 किलो लकड़ी चाहिए, 3 केजी, यानी 1:3, यानी 1 किलो पेपर बनाना है तो 3 केजी वुड पल्प चाहिए। हम्म,
1 केजी वुड पल्प बनाना है तो उसमें एक लकड़ी में 65% लिग्निन होता है, अप्रॉक्सीमेटली 35% पल्प निकलता है। उसको भी ब्लीच चीज करके आपके पास 28% पल्प आता है। तो आप देखिए एवरेज का 9 किलो लकड़ी चाहिए, ठीक है। और उस लकड़ी को बड़ा करने के लिए कितना पानी आपने यूज किया होगा, ठीक है, पीने का पानी। मैंने ये पेपर बनाया है सी वाटर से, जिसमें भी 3 लीटर पानी यूज होता है, जिसमें 80% पानी फिर से रीयूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसमें ब्लीच नहीं यूज करना, ये ऑफ वाइट फाइबर है, हमें कुछ यूज ही नहीं करना, हमें सिंपल बेसिक एडेसिव और स्लरी बनाना है और पेपर निकालना है। मैं बिजनेस एंगल नहीं समझता, यू अंडरस्टैंड इट। डू यू वांट टू समराइज दिस फ्रॉम challenges to the appeal? मैं राधेश जी आपकी बात से जुड़ा हूं। आपके मन में जो कुंठा है, जो दर्द है, क्योंकि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं जिसने अपनी 2 दशक की मेहनत किसी चीज़ को बनाने में लगाई है। तो मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए कि आप किस दर्द को बताना चाह रहे हैं हम सभी। वो दर्द हर चीज से आ रहा है कि एक तरफ आपको ग्लोबल अवार्ड्स मिले हैं, जहाँ दूसरे देशों ने ये समझा है कि आपने बहुत बढ़िया काम किया है, पर शायद हम सभी फेल हो गए। हम सभी, मैं भी, हम सभी, हमारी सरकार, हमारे बीसीस, हमारा बिजनेस इकोसिस्टम, हम सब फेल हुए। और आप केवल राधेश जी नहीं है, आप भारत का वो हर इनोवेटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसको शायद जाने अनजाने में नजरअंदाज किया गया। मैं आपको एक आपकी बात रोक रहा हूँ, एक और मुद्दा आपको बता रहा हूँ। अभी रिसेंटली एक रील में मैंने देखा कि गडकरी साहब अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं कि हम मेक इन इंडिया क्यों नहीं बना सकते, कि हमें चाइना से 27% पेपर, 72% पेपर इंपोर्ट करना पड़ता है, फाइबर इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे ये फाइबर है, ऐसे कई सारी टेक्नोलॉजी है जिससे पेपर बनते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उस तरह से क्यों नहीं देख रहे कि इंडिया में कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनके पास वो पोटेंशियल है, जो फाइबर बना सकते हैं, पल्प बना सकते हैं, और उन इंडस्ट्रीज को सप्लाई कर सकते हैं जहां पर आप चाइना पे डिपेंडेंट हैं। जब, अरे मैं कह रहा हूँ, अगर आप दिल्ली का सिर्फ फेदर आप हमें देते हैं, दिल्ली का कचरा देते हैं, कि मैं चिकन का वेस्ट उठाता हूँ, तो मैं आपको ये लिख के देता हूँ कि दिल्ली में जितना पेपर साल भर में यूज होता है ना, मैं वो फ्री में बनाता हूँ उसी वेस्ट को। तो क्यों? क्योंकि इतना फाइबर आ रहा है, आप तो मुझे कचरा उठाने के लिए दे रहे हो, मैं उससे फाइबर निकाल के आपको पल्प दे रहा हूँ, पेपर बना के दे रहा हूँ, लोगों को रोजगार दे रहा हूँ। ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। और इंडिया एक क्राफ्ट सिटी है, यहाँ पे हाथ से काम करने के लिए लोगों ने, मतलब, कहा ना कि जब इंडिया आजाद हुआ था ना, तो उसके पास सिर्फ मुट्ठी भर क्या था, या तो अनाज थे या मसाले थे या कॉटन था, ठीक है। तो ये पंडित नेहरू जी ने क्या किया, उन्होंने हर उस आर्टिजन और क्राफ्ट को वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराया कि आप अपनी कला और अपनी चीजों को बनाओ ताकि हम बाहर ले जाके बेचें। अब आप क्या कर रहे हो, बाहर की कंपनी को लेके आ रहे हो कि भाई आप बाहर से माल खरीद लो, पर बाहर अंदर के जो लोग हैं, जो बना रहे हैं, जो इस तरह के प्रोडक्ट कर रहे हैं, आप क्या, आपकी बात नहीं कर रहा, आपके साथ जुड़े हुए जो आपके काम को या आपकी सोच को यहाँ तक आने ही नहीं देते। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू थिंक अबाउट। हाँ, और आई थिंक हमारा समय आज के लिए शायद खत्म हो रहा है, तो आई वुड आस्क यू टू जस्ट कंक्लूड, एंड हम कभी और वापस शायद बात करेंगे इसके बारे में डिटेल। हाँ, बट मैं इसको इस मुद्दे पे नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि अ, देखिए, जो मंच है, मैं भारत हूँ, हम भी इस मंच होपफुल। की प्रतिमा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसके विजन को समझ रहे हैं। और शायद आज आपसे मिलके ये समझ में आया है कि इस मंच में हमारा उत्तरदायित्व कुछ ज़्यादा ही है। तो थोड़ी मेरी आंखें नम है, आपको शायद महसूस भी हुआ होगा, वो बहुत कारणों से है कि अंदर बहुत विचारों का ज्वार भाटा चल रहा है। तो मैं कोशिश करता हूँ उस विचार के ज्वार भाटों को एक समन्वय में लाऊं। अग्रहरि जी, मैं भारत वायु भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो मेरे लिए एक सांस की बात है कि मैं बोल दूं कि आप अग्रहरि जी, आ, आपके बिजनेस को हम सपोर्ट कल से ही करते हैं, पर बात केवल आपके बिजनेस की नहीं है,
बात उन सारे भारत इनोवेटर्स की है जिन्हें कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया गया। तो हमें नहीं पता कि हमारी कोशिश कितनी कारगर रहेगी, बट हम आज आपके समक्ष एक ऐसी कोशिश करते हैं कि सीधा उनसे बात करते हैं जिनके हाथ में ये ताकत, ये पावर, ये अथॉरिटी है कि वो ऐसे सारे भारत इनोवेटर्स को एक ही झटके में एक्नॉलेज भी कर सकते हैं, रिलीफ भी दे सकते हैं, नर्चर भी कर सकते हैं, सपोर्ट भी कर सकते हैं। और अगर हम वाकई चाहें कि विकसित भारत 2047 चाहिए हमें, तो उन्हें हम गले लगा के आगे बढ़ा के ग्लोबल मैप पे दिला सकते हैं। तो मैं उस माध्यम से कोशिश करना चाहता हूँ। तो मेरा ये मैसेज और हमारी सारी टीम, मैं भारतों की तरफ से ऑन ऑल ऑफ योर आरटीयूज की बिहाफ इज टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नमस्ते आदरणीय पीयूष गोयल जी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सादर प्रणाम। मैं आज आपसे एक नागरिक के रूप में नहीं, बल्कि भारत के नवाचारियों की आवाज बनकर एक संवाद कर रहा हूँ। ऐसे नवाचारी यानी इनोवेटर्स जो सिर्फ सपने नहीं देख रहे, बल्कि मिट्टी से समाधान बना रहे हैं, और फिर भी संस्थागत जाल में उलझे हुए। मैं बात कर रहा हूं श्री राजेश अग्रहरी जी की, और ऐसे और कई इनके लोगों की। नाम में छुपे इंडिया के सारे अनगिनत भारत इनोवेटर्स की, जो एक ऐसे क्रांतिकारी नवाचारी हैं जिन्होंने चिकन वेस्ट से दुनिया का छठा प्राकृतिक फाइबर विकसित किया। यह नवाचार जर्मन डिजाइन अवार्ड, लेक्सस डिजाइन और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित भी हुआ है। लेकिन जब वही नवाचारी अपने देश के कच्चे माल के लिए संघर्ष करता हुआ दिखे, या 25 लाख की नगण्य नगर निगम सीमा में अटका हुआ दिखे, तो सवाल सिर्फ नीति का नहीं, आत्मसम्मान का भी हो जाता है। माननीय मंत्री जी, हमारी मैं भारत हूं प्लेटफॉर्म से आपसे एक करबंद विनती है कि एक राष्ट्रीय नवाचार क्रियान्वयन ढांचा यानी नेशनल इनोवेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क तैयार किया जाए, जिसके अंतर्गत प्रमाणित नवाचारियों को तेज गति से पायलट और स्केल करने का मौका मिले। दूसरा, नगर निगमों को यह अधिकार मिले कि वे जन नवाचार अनुबंधों यानी पब्लिक इनोवेशन कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत क्लीन टेक उद्यमों के साथ वेस्ट शेयरिंग पार्टनरशिप्स करें, और जो आपने या जिसने भी जो लिमिटेशंस लगाई हैं ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूज, उसको रिविजिट किया जाए। सिडबी या स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से एक क्लीन टेक विशेष फंड, क्लीन टेक सेंटर्ड फंड की स्थापना हो, जहां नवाचार्य के मूल्य सिर्फ पीपीटी से नहीं, प्रयोगशाला और जमीन से तय हो। और चौथा और सबसे जरूरी, ऐसे नवाचारियों को मनोबल को संरक्षित किया जाए जो हिम्मत से आगे बढ़े पर व्यवस्था की गली में कहीं खो न जाए। क्योंकि ये बात सिर्फ राधेश जी की नहीं है, गोल्डन फेदर्स की नहीं है, ये आवाज हर उस नवाचारी की है जो गांव से आया है, लेकिन वैश्विक सोच के साथ जुड़ा हुआ है, जो पश्चिम की नकल नहीं कर रहा, बल्कि भारत की मिट्टी से नए युग का धागा बुन रहा। पीयूष जी, हमें ना इनाम चाहिए ना एहसान, हमें चाहिए एक मंच, एक प्लेटफॉर्म और एक एक्शन जहां भारत का नवाचार भारत के लिए फल फूल सके। हमारी विनती है
तहे दिल से हाथ जोड़ के एट द बॉटमेस्ट पिट ऑफ आवर हार्ट अटमोस्ट ह्यूमिलिटी कि कृपया इस देश के मौन निर्माता वर्ग को और इनकी पुकारों को सुनिए और इस बदलाव का नेतृत्व दीजिए। स्टार्टअप महाकुंभ और ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स बहुत वेल अप्रिशिएटेड है, बट आज भी वी हैव माइल्स टू गो बिफोर वी स्लीप। आपका आभार और राष्ट्र के प्रति हमारी पूर्ण श्रद्धा के साथ हम सभी की ओर से मैं भारत हो टीम में आपसे ये विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि ये आवाज़ आपकी दानों तक पहुँचे और आपको जैसा उचित लगे आप अपने हिसाब से सुने, सोचे, विचार करें और निर्णय। धन्यवाद। थैंक यू।